हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सो हमारा कल का गेम होने के बाद में आज हम वापस लाइव आए हैं। गुड मॉर्निंग ऋषा, गुड मॉर्निंग अशोक। कम लोग हैं आज तो एटलीस्ट मैं सबको रिप्लाई दे सकता हूँ। वेरी गुड। सो आज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सो आई विश कि पूरा का पूरा ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। और आपको काफी सारी चीजें इसमें समझ में आनी चाहिए, तो इसके लिए हम इसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे एक्ट है आज। सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप हमारा प्राइमरी टारगेट है। ये अगर हो गया तो आज हम कंपनीज एक्ट के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। सो जितने भी लोग है प्लीज मुझे बताइए मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है। विजय, उदय, डैनियल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज मुझे एक बार सिर्फ इतना बोल दीजिए तो काम बन जाएगा। मैक्सिमम लोग ऐसा लग रहा है मेरे को छुट्टियां मना रहे। चल बहुत बढ़िया। कम लोग हैं थोड़े तो शांति बनी रहेगी चैट रूम में, ठीक है। तो अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। मैक्सिमम लोग संडे मना रहे हैं लेकिन अपन संडे नहीं मनाएंगे, अपन अपनी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना। आज हम रिवीजन ले रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। पहली बात, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर है 1930। अगेन ब्रिटिशर्स ने हमको ये लॉ बना के दिया है। और यहां पे हम सेल ऑफ गुड्स में जब बात करते हैं तो हम यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, हम यहां सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बिकॉज गुड्स का असली मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंटेंट देख रहे हैं, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के कोई भी रेगुलेशन यहां पे नहीं देख रहे। जिसके अंदर अभी हम देखने वाले हैं गुड्स का डेफिनेशन। अब गुड्स के डेफिनेशन को हमको एक बहुत बड़े पैमाने के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है, बिकॉज इन्होंने डेफिनेशन थ्योरी में बोल के छोड़ दिया, जिसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमको आना चाहिए। कोई केस स्टडी इसके ऊपर पूछ लिया तो हमें बोलते आना चाहिए। सो गुड्स मींस एग्जॉस्टिव, अज्यूम्ड डेफिनेशन एंड इंक्लूसिव मतलब क्लैरिटी वाली डेफिनेशन। जब वर्ड यूज होता है बच्चों मींस, मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि उसमें जितना बोला है उतना ही रहेगा, उसको छोड़ के कुछ नहीं। इंक्लूड्स वर्ड जब होता है मतलब गुड्स को और बड़े लेवल पे क्लैरिफाई किया जा रहा है, कुछ चीजों को क्लैरिफाई करके इंक्लूड किया जा रहा है। गुड्स एग्जॉस्टिव मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? तुमने सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये एक्शनेबल क्लेम है, मतलब एक ऐसा रिसीट जिसके ऊपर मैं सामने वाले पे पैसे मांगने का एक्शन ले सकता हूं। तो एक्शनेबल क्लेम ये गुड्स नहीं होते। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या कोई भी डेट ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। जैसे डिबेंचर इज नॉट अ गुड्स। क्लियर है? ये गुड्स में नहीं आएगा। फिर मनी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मनी भी गुड्स में नहीं आता। क्लियर है कंसेप्ट? जैसे 500 की नोट, 200 की नोट, 2000 की नोट जो चल रही है वो गुड्स में नहीं आता। जो नोटें चल रही है, जो चलन में है, वो गुड्स में नहीं आता। लेकिन जो बैन हो गई है, जैसे 1000 की नोट बैन हो गई, 500 की पुरानी नोट बैन हो गई। क्लियर है? और ऐसे नोट्स एंटिक करके बेचे जाते हैं। कई सारे लोगों को करेंसी कलेक्शन का शौक होता है। तुम्हारे पास में अगर 30-40 साल पुराना अगर 1 रुपए का नोट होगा जिसके ऊपर कोई आरबीआई का एक यूनिक नंबर, नोट का नंबर होगा, तो उसको आप गुड्स मान सकते हो। लेकिन जो करेंसी चलन में है हम उसको कुछ नहीं मानते। ये पॉइंट बहुत सारे फाउंडेशन का बच्चों को नहीं पता होता, इसके बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग चाहिए। एंटिक कलेक्शन है, आपके पास नोटों का कलेक्शन है अलग अलग, वो आप बेचना चाहते हो, दैट माइट बी गुड्स। क्लियर है? लेकिन जो चलन में है, जो अभी आप एक्सचेंज में यूज कर रहे हो चीजें खरीदने बेचने के लिए, उसे गुड्स नहीं माना जाता। ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। यह है मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव। दूसरा है इंक्लूड्स मतलब क्लैरिफिकेशन है, एडिशन है। शेयर स्टॉक्स, शेयर से गुड्स के अंदर आते हैं
ठीक है। डिबेंचर्स नॉर्मली डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है कि नॉर्मली नहीं आना चाहिए, क्लियर है। बट कुछ कुछ केसेस में डिबेंचर के ऊपर डिस्प्यूट्स होता है और लोग उसको भी गुड्स में लेते हैं। एग्जाम में आपको डिबेंचर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने बेसिकली शेयर्स के बारे में बोला है और स्टॉक्स के बारे में बोला है, इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, क्लियर है कंसेप्ट। सो शेयर स्टॉक्स, शेयर से ये गुड्स में आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब क्लैरिफाई किया है। स्टॉक्स, स्टॉक्स के अंदर दो चीजें आएगी, इन्वेंट्री को भी स्टॉक बोला जाता है और शेयर्स अगर बंडल में है तो उसको भी स्टॉक बोला जाता है। आपने वर्ड सुना होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बंडल ऑफ शेयर जब आप खरीदते या बेचते हो तो उसको स्टॉक्स कहा जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट अ सिनोनिमस वर्ड विद द शेयर्स। सीए इंटर में शेयर और स्टॉक के बीच का आपको एक अच्छा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, जो लैंड के ऊपर है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लिविंग थिंग है, हम उसको भी गुड्स बोलते हैं। जैसे तुमने चंदन का झाड़ बोया, चंदन, और चंदन का झाड़ उग रहा है। चंदन मतलब मैं झाड़ की बात कर रहा हूं, लड़के की नहीं। चंदन का झाड़ बोया, वो उग रहा है, तो उसे भी गुड्स बोला जाएगा। जब आप उसको लैंड से काटोगे तो उसको गुड्स बोला जाएगा, क्लियर है कंसेप्ट। थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ऐसी चीजें जो लैंड का पार्ट है, थिंग्स अटैच टू लैंड, ठीक है। गन्ना, बांबू, ट्रीज, क्लाइंबर्स मतलब बेली, क्रीपर्स मतलब बेली, ये चीजें भी गुड्स है। जब आप इसको लैंड से काटोगे तब ये गुड्स बनते हैं। जब लैंड का पार्ट है तो फिलहाल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी हमने देखा कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आता। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, फॉर्मिंग, देखो थिंग्स अटैच टू लैंड में तो ट्रीज आ जाएंगे, थिंग्स अटैच टू लैंड में ट्रीज आ जाएंगे। आर्टिफिशियली अगर आपने कोई मशीन लैंड में अटैच करके रखा तो तब वो गुड्स नहीं है, पर लैंड से जब डिटैच कर लोगे तो वो गुड्स बन जाएगा। कोई खंबा, इलेक्ट्रिक के पोल, ये जमीन में गाड़ते हैं हम नॉर्मली, तब वो गुड्स नहीं है, पर जब वो जमीन से निकाले जा सकते हैं तब वो गुड्स बन जाएंगे। सो थिंग्स अटैच टू लैंड आर द गुड्स एंड थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड आर ऑल्सो गुड्स। जैसे गिट्टी, मुरुम, रेती, पत्थर, समंदर वाली रेती, ये भी गुड्स में आता है। जैसे आपने जमीन से मुरुम खोद के निकाला, वो भी गुड्स है। गिट्टी खोद के निकाली, वो भी गुड्स है। पत्थर खोद के निकाला, वो भी गुड्स है। आजकल तो एंटीक पत्थर डेकोर में, डेकोरेशन वगैरह में यूज होते हैं। मुरुम, गिट्टी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसे भी गुड्स माना जाएगा। कब? जब वो लैंड से बाहर निकाला गया। जब वो लैंड का पार्ट है तब वो गुड्स नहीं है। एग्रीड टू बी सर्व्ड, अगर वो एग्रीड टू बी सर्व है तो वो गुड्स है। यस, मतलब सर्व किए हैं या एग्री भी किए हैं तो भी गुड्स है, कि भाई मैं आपको इतना 10 टन का मुरुम खोद के दे दूंगा, ये तुमने एग्री किया है तो भी गुड्स है। और अगर ये एग्री नहीं किया है तो इट इज नॉट गुड्स, क्लियर है। अगर वो सीवियर नहीं कर रहे, वो लैंड से अलग नहीं कर रहे तो गुड्स नहीं है। ये आपका क्लियर विजिबल मीनिंग है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, गुड्स ये वर्ड्स का। फाउंडेशन के बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि गुड्स की डेफिनेशन इतनी कारगर हो सकती है, और ये इसलिए बताना जरूरी है बिकॉज जब आप इंटर पे जाओगे तो इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स के बेसिस पे आपको अगले कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो इसका फोटो खींच के रखिए, आपके काम में आएगा। चार्ट कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। जबरदस्त, 200 लोग ऑनलाइन हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी पूरी कोशिश है बेटा जय जतिन कि ये लेक्चर बाद में अवेलेबल रहे, लेकिन YouTube की गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे तरफ से तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ये लेक्चर अवेलेबल रहे। मयूर, मैंने पहले ही साउंड टेस्ट कर लिया है स्टार्टिंग में। आप थोड़ा आपका सेलफोन या हेडफोन एडजस्ट कीजिए। सबने थम्स अप दे दिया है साउंड के लिए, सो माइट भी आपके ही सेलफोन में तकलीफ हो सकती है। मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल कोई मैराथन ही नहीं हुआ था बेटा, तो अपलोड होने का सवाल ही पैदा नहीं। कल तो हमारा मैराथन कैंसिल हो गया था। चलो फोटो खींच लिया सबने इसका, आई गेस एवरीबॉडी। ये सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप का मैराथन है बेटा। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंसंट्रेट करना अच्छे से। सो ये मैंने गुड्स का डेफिनेशन ले लिया, और देखो गुड्स का डेफिनेशन इतना सा दिया है पर हमने उसमें कितना बड़ा चार्ट क्रिएट किया। गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, ये भी हमने देखा। इंक्लूड स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड और फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर द सेल, तो उसको हम गुड्स के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल डेट, अ डेट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, देन ऐसे सिचुएशन में हम उसको एक्शनेबल क्लेम में गुड्स कंसिडर कर सकते हैं। बट ये एक्शनेबल क्लेम
हम नॉर्मली गुड्स में नहीं लेते, तो मैंने जैसे बोला डिबेंचर इज क्वाइट डिस्प्यूटेड। ठीक है, नीचे एक और दिया है लेकिन इससे बेटर चार्ट वो वाला है। उसके बाद में एग्जिस्टिंग गुड्स, जो सप्लाई के वक्त या सेल के वक्त जो गुड्स रेडी है हम उसको एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। फ्यूचर गुड्स जो बाद में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उसे हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। जैसे आप कोई कैंटीन पे गए, ठीक है, चाय पीने गए, चाय रेडी रहती है, उसने चाय निकाल के दे दी, एग्जिस्टिंग गुड्स है, ठीक है कंसेप्ट। लेकिन आप जब होटल में जाते हो और होटल में ऑर्डर देते हो, मेरे को चाहिए पनीर बटर मसाला, मेरे को चाहिए दाल तड़का, क्लियर है, तो ऐसे केस में वो बनाते हैं, बना के आपको दे रहे हैं, तो इट इज अ फ्यूचर गुड्स। ये चीज को याद रखना। कई बार सेलफोन्स का प्री बुकिंग आता है, उसे भी फ्यूचर गुड्स कंसिडर किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। उसके बाद में स्पेसिफिक गुड्स, जो गुड्स आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सर्टनली बनाए जाते हैं उसे स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। जैसे आपकी शादी है, शादी के लिए आपने कपड़े बनवाए, शेरवानी बनवाई, दैट इज अ स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है कंसेप्ट? और ये स्पेसिफिक गुड्स जनरल से अलग करना जरूरी है, मतलब जनरल से डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, जनरल से उसको सेपरेट निकालना जरूरी है। गुड्स आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन अ टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। अ स्पेसिफिक गुड्स मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जेनेरिक गुड, अनअसर्टन गुड्स अलग से। असर्टन गुड्स हैज बीन हेल्ड टू मीन अ गुड आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। इसका अगर मैं बच्चों आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो कभी अगर आप शोरूम में बाइक परचेस करने जाओ तो शोरूम में एक ही टाइप की बहुत सारी बाइक रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम चलो परचेस करने चले गए रॉयल एनफील्ड बुलेट, ठीक है, डक 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 वाली, कि अगर बुलेट जाए तो ऐसे सब लोग देखे क्या चल रहा है, डक 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 कर। सो लड़कों का ड्रीम होता है कि भैया रॉयल एनफील्ड बुलेट लेनी है हमको, है ना, वो भी 500 सीसी वाली। वजन नहीं पहला जाता, ठीक है, स्टैंड को लगाने गए तो गिर जाएगी, नहीं पर लेनी जरूर है। एकदम काड़ी जैसा लड़का है, पपड़ी एकदम छपरी निब्बा, उसको भी रॉयल एनफील्ड चाहिए। हवा का झोंका है तो ये खुद उड़ जाएगा, नहीं पर चलाऊंगा रॉयल एनफील्ड। ऐसी हरकतें होती है जिंदगी में। एनीवेज, जब आप रॉयल एनफील्ड लेने जाओगे तो बहुत सारी रॉयल एनफील्ड खड़ी होती है, वहां पे बहुत सारी रॉयल एनफील्ड खड़ी होती है। ये रॉयल एनफील्ड है, नालायको, इसको कुछ अलग मत समझना। सो बहुत सारी रॉयल एनफील्ड वहां पे खड़ी होती है, क्लियर है। अब ऐसे बहुत सारे रॉयल एनफील्ड में से आपने एक सिलेक्ट कर ली, तो एक सिलेक्ट कर ली, दैट बिकम्स अ स्पेसिफिक गुड्स। उसका चेसिस नंबर नोट कर दिया जाता है, उसका जो इंजन नंबर है वो नोट कर लिया जाता है, और फिर वो आपके बिल में एनकोड की जाती है। जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपको वो रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ में, आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के साथ दे दिया जाएगा। दैट इज अ स्पेसिफिक गुड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। फिर उसके बाद में गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ऐसे गुड्स जो निकाल के रखे, बॉक्स पैक करके रखे और आपको डिलीवरी, बायर को डिलीवरी लेना बाउंड है, मेरा बायर बाउंड टू टेक अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको कहते हैं गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव एंड फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डिलीवरी एंड फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव यहां पे लिखा है, माय मिस्टेक, डिलीवरी एंड फॉर्म्स एंड, ठीक है, डेरिवेटिव भी ठीक है, नॉट ए इशू। डिलीवरी के फॉर्म और डेरिवेटिव, कितने तरीके से डिलीवरी दिया जा सकता है और उसके कितने टाइप्स है। डिलीवरी में 3 टाइप की डिलीवरी होती है। पहली एक्चुअल डिलीवरी, मतलब गुड्स ही आपको दे दिए। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन से आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया जबरदस्त वाला, या डोमिनोज से आपने पिज्जा ऑर्डर किया, चीज बस, तंदूरी पनीर चीज बस पिज्जा, ठीक है। सो आपने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया और वो पिज्जा आपको डिलीवर किया जा रहा है, खुद पिज्जा डिलीवर किया जा रहा है, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब आपको एक्चुअल गुड्स नहीं दिए जाते। रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, शिपिंग बिल, ठीक है, कार्गो रिसीट, ऐसे अलग अलग आपको कंटेंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने चाइना से 2 टन का माल बुलाया, जैसे चाइना से बुलाना नहीं चाहिए, पर तुमने समझो चाइना, क्योंकि चाइना के माल में क्या आएगा किसको कोई गारंटी नहीं, ऐसा कुछ आ जाएगा वापस से पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, तो चाइना से कुछ नहीं बुलाना है, चाइना बैन करना है अपने को। सो तुमने चाइना से समझो 2 टन का माल बुलाया, 2 टन का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब 2 टन का माल वो एक्चुअल डिलीवरी तुम्हें करने जाएंगे तो जिंदगी झंड हो जाएगी। इमेजिन करो 2 टन का माल लेके तुम्हारे डोर स्टेप पे पहुंच गए, सर ये तुम्हारा माल ले लो। और माल का मतलब दीपिका पादुकोण वाला माल नहीं बोल रहा हूं मैं माल बोल रहा हूं कोई भी गुड्स वगैरह। तुम इमीडिएटली माल मतलब सर नहीं, नालायक, ठीक है, दीपिका पादुकोण वाला माल नहीं बोल रहा हूं मैं, माल बोल रहा हूं। और दीपिका पादुकोण वाला माल मतलब वो गांजा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 2 टन के तुमने कोई गुड्स बुलाए जो आए, कहां है, जो गुड्स आए तुम्हारे डोर स्टेप पे, 2 टन के गुड्स तुम्हारे डोर स्टेप पे रख दिए, तुमको चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आने जाने का रास्ता बैन हो जाएगा, किसी को मिलने जाना है अर्जेंटली तो मिल नहीं पाओगे, किसी को अपॉइंटमेंट दी है कि इस समय में इस जगह यहां पे आपको मिलूंगा, ये करेंगे, मतलब
कुछ काम करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको रास्ता ब्लॉक हो जाता, तो 2 टन का डिलीवरी आपको डायरेक्टली एक्चुअल डिलीवरी नहीं जा सकता, तो उसके लिए रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, शिपिंग बिल, ये चीजें आपको देना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीजें आपके काम में आएगी। क्लियर है? इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन सा डिलीवरी? सिंबॉलिक। और फिर आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब चाबी देना, ठीक है, चाबी देना। गुड्स एक्चुअली देंगे, रॉयल्टी रिसीट नहीं देंगे। अगर आपने कार परचेस की, समझो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है कोई, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और तुमने उसको एक कार दी, समझो ये कार है मर्सिडीज बेंज की, मर्सिडीज बेंज लोगो दिख रहा है तो सबको, ये कार है, तो सामने वाले को जब तुम कार देते हो तो क्या कार उठा के उसके ऊपर रख देते हो? नहीं नहीं भाई, इसको कार डिलीवर करनी है, क्रेन लाओ, कार उठाओ, रख दो उसके ऊपर, डिलीवरी हो गई, ऐसे देते हो? नहीं, आप कार की चाबी देते हो। उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव। ये चीज को आपने याद रखना। 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी है, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये जो रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, शिपिंग बिल, ये जो है इन्हें हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। 2 चीजों को आपने यहां पे याद रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, नीचे इसका डिफरेंस भी होगा, हाँ यहां पे है, ये देखिए। देयर आर 2 डॉक्यूमेंट्स, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, बेटा भी कमेंट्स करना बंद करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। हमारा मेन मकसद है पढ़ाई करना। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये आपने मेरे को यहां पे बताना है। मेरे को स्लो मो ऑन करना पड़ेगा, जस्ट 1 सेकंड मुझे देना। स्लो मो, ठीक है, चलो 300 लोग हैं सेशन में, जबरदस्त, जिंदाबाद, तगड़ा, तूफान। लव यू बेटा। दरेश कुमार, गुड्स का डेफिनेशन हो चुका है राजा। आप जरा प्रीवियस जाके रिवाइंड करके देखिए प्लीज। ठीक है, May 21 के लिए भी एप्लीकेबल है, फाउंडेशन में कोई टेंशन नहीं है, बिंदास आप May 21 के लिए ले सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। डिलीवरी में थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे डिलीवरी ले सकता है। सवाल है, डिलीवरी में थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे डिलीवरी ले सकता है क्या? हाँ, अगर उसके पास वो सिंबॉलिक डिलीवरी नॉर्मली ले सकता है, अगर उसके पास रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, शिपिंग बिल वगैरह होगा तो। अब यही मैं आपको समझा रहा था, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। कमेंट करना प्लीज बंद कीजिएगा बच्चों, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन ध्यान रखेगा। मैं चाहिए तो गुफ्तगू करने के लिए सेपरेटली लाइव आऊंगा, लेकिन मैराथन लेक्चर में टाइम पास नहीं करना है। लेट्स गो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो गुड्स का टाइटल आपको देके जाता है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपको गुड्स का टाइटल देके जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में मेंशन करूं, ठीक है, समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं। हां, समझो रणवीर सिंह ने कपड़े बुलवाए, ठीक है, क्लोथ्स बुलवाए। क्लोथ्स, अब तुमको तो मालूम है रणवीर सिंह कैसे कपड़े पहनता है, इतने शानदार कपड़े पहनता है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन से टाइप का आदमी है ये, ठीक है। सो रणवीर सिंह ने क्लोथ्स बुलवाए। कहां से बुलवाए? रणवीर सिंह ने क्लोथ्स बुलवाए ऐसे एक जबरदस्त क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लुई विटॉन, ठीक है, जो भी, मेरे को भी नहीं मालूम है कंपनी कौन सी है, मैंने सिर्फ नाम सुना था। अपन गरीब आदमी है, वी स्मार्ट के टी शर्ट पहनते हैं और क्या होगा जिंदगी में, ठीक है। लुई विटॉन से कपड़े बुलाए, इन्होंने इसको 200 सेट भेजे कपड़े के। अब 200 सेट कपड़े के लेने के लिए इन्होंने, लुई विटॉन ने रणवीर सिंह को एयरवे बिल भेजा। एयरवे बिल, आप कभी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस वगैरह से अगर आपका कोई पार्सल आया होगा ना, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस या फेडेक्स वगैरह से, जो अच्छे अच्छे कुरियर सर्विसेज है, डीएचएल, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, इनसे, तो आपको एक एयरवे बिल नंबर देते हैं। अगर आप उनके साइट के ऊपर जाओ, एयरवे बिल नंबर डालो, तो पता चलता है कि वो पार्सल एग्जैक्टली कहां पे पहुंचा है। क्लियर है? तो ये एयरवे बिल देते हैं। ये एयरवे बिल आपके पास जो है, इस एयरवे बिल के थ्रू आप इस गुड्स का डिलीवरी ले सकते हो। इसे कहता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके पोजीशन में ये एयरवे बिल होगा। भले ही अब ये रणवीर सिंह के पोजीशन में हो, भले ही दीपिका पादुकोण के पोजीशन में हो, या भले ही रणवीर कपूर के पोजीशन में हो, डजंट मैटर। रणवीर कपूर कहां से आ गया? एनीवेज आ गया। अब दीपिका
एनीवेज, सो भले ये रणवीर सिंह के पोजीशन में हो, दीपिका पादुकोण के पोजीशन में हो, या रणवीर कपूर के पोजीशन में हो, ऐसे सिचुएशन में जिसके पास इस एयरवे बिल का पोजीशन होगा वो इस क्लोज की डिलीवरी ले सकता है. दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स मी डायरेक्टली अ टाइटल. वो डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में होने के बाद मुझे टाइटल देगा, जो किसी और के हाथ में होगा उसको टाइटल देगा, और किसी के हाथ में होगा उसको टाइटल देगा, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका टाइटल. क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना, जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट उसका टाइटल, इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. और ये है निगोशिएबल थिंग. ये आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर हो जाएगा. व्हाट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसका नाम शो हो रहा है, जिसका नाम डॉक्यूमेंट के ऊपर शो हो रहा है, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम है, इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. सीए की डिग्री के ऊपर आपका नाम है, सीए की डिग्री के ऊपर आपका नाम है, इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. सीए की डिग्री पर से मेरे को आपके लिए एक शेर याद आया, एक शेर याद आया. बोलो इरशाद, जोर से बोलना इरशाद. ठीक है, एक शेर अर्ज करता हूं तुम्हारे और सीए के डिग्री के लिए. ठीक है. कभी सपनों में आओ तो कभी ख्वाबों में आओ. बोलो वाह 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 वाह. कभी सपनों में आओ तो कभी ख्वाबों में आओ. बोलो वाह 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 वाह. कभी सपनों में आओ तो कभी ख्वाबों में आओ, कभी इत्तफाकों में आओ तो कभी मुलाकातों में आओ. इत्तफाक मतलब कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ले मिलो या मुलाकात से मिलो, प्लान करके मिलो. कभी सपनों में आओ तो कभी ख्वाबों में आओ, कभी इत्तफाकों में आओ तो कभी मुलाकातों में आओ. वाह 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 वाह. हाँ बहुत बढ़िया. कभी सपनों में आओ तो कभी ख्वाबों में आओ, कभी इत्तफाकों में आओ तो कभी मुलाकातों में आओ. अब राह देख देख के थक चुके हैं, अब तो हमारी किस्मत में आओ. ठीक है, सीए की डिग्री के लिए तुम्हारी तरफ से शेर अर्ज किया है ये. ठीक है, कभी तुम्हारे किस्मत में सीए की डिग्री आई, तुम्हारे नाम के आगे लगना चाहिए 2 अक्षर सी ए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो यस. शानदार, तूफान. सबको शायरी पसंद आई? वाह वाह, जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास के. लेट्स गो. सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके हाथ में है आपका टाइटल है, किसी और के हाथ में उसका टाइटल. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, जिसके ऊपर नाम लिखा है उसका वो टाइटल हो जाएगा. सीए की डिग्री के ऊपर आपका नाम लिखा है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. अब ये सीए की डिग्री किसी के भी हाथ में हो, नाम आपका लिखा है, आप ही सीए हो. कंसेप्ट समझ में आया? शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा है, शेयर सर्टिफिकेट किसी के भी हाथ में हो, नाम आपका लिखा है, आप ही शेयर के मालिक हो. क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है. कंसेप्ट क्लियर है? मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनो. किसी को अगर ये लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए 1 सेकंड के अंदर, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. गो फॉर इट फास्ट. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. बोलो जुबा केसरी, नालायक कैरी. क्वांटम मेरिट बेटा जितना आपने खर्चा किया उतने डैमेजेस क्लेम करना. नेगोशिएबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल. जिसको भी आप पोजीशन दे दोगे उसको टाइटल चला जाएगा. नहीं प्रत्येक डिग्री भाड़ में नहीं जाएगी, मेहनत करोगे तो डिग्री जरूर आएगी. जिंदगी में ऐसे नेगेटिव चीजें नहीं सोचना चाहिए. प्रत्येक डिग्री जरूर आएगी, भाड़ में नहीं जाएगी. ठीक है, तो मेहनत करो, जरूर मिलेगी. हमने मेहनत की, हमको मिली, हम जिंदा है, आपको भी मिलेगी. और मेरे को तो डिग्री 21 साल के एज में ही मिल गया था. ठीक है, 21 ईयर्स ऑफ एज. बताऊंगा कभी आराम से, पहले मैराथन. मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट मतलब इट इज नॉर्मली एजेंसी. अब मर्केंटाइल एजेंट ये नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं है. जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एजेंसी बेलमेंट प्लेस गारंटी, ये नॉर्मली सीए इंटर लेवल पे आता है, तो ये अभी आपको इतना ज्यादा काम में नहीं आएगा. एजेंट नॉर्मली आपके लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं ये मैं बोल सकता हूं. इसका एक एग्जांपल आपने सुना होगा, डेल क्रेडियर एजेंट. डेल क्रेडियर एजेंट जो आपके बिहाफ पे सेल करता है और कोई बैड डेट हुआ तो वो खुद बेयर करता है, उसे हम कहते हैं डेल क्रेडियर एजेंट. एक होता है ऑक्शनर, एक होता है फैक्टर, एक होता है ब्रोकर. ऑक्शनर जो आपके बिहाफ पे गुड्स ऑक्शन करता है, नीलामी करता है. एक होता है फैक्टरिंग, फैक्टरिंग भी डेल क्रेडियर एजेंसी जैसा ही होता है. और एक होता है ब्रोकर. आपने प्रॉपर्टी ब्रोकर सुना होगा कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो ब्रोकर कमीशन चार्ज करके आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं. क्लियर है? फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी. अब यहां प्रॉपर्टी जो वर्ड यूज किया है, इसका मतलब प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद नहीं है. यहां प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों ओनरशिप. तो ये चीज आप थोड़ी सी मार्क कर लो. प्रॉपर्टी का यहां मतलब है ओनरशिप. ठीक है, और ओनरशिप में
आप दो टाइप की ओनरशिप ले सकते हो, एक है जनरल ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी, और दूसरा है स्पेशल प्रॉपर्टी। क्लियर है कंसेप्ट? The absolute ownership usually of a personal property with a right of complete dominion over, dominion मतलब कंट्रोल, होल्ड, डोमिनेशन ये वर्ड इससे निकलता है। राइट ऑफ कंप्लीट डोमिनेशन, इट इंक्लूड्स इंसिडेंटल राइट ऑफ पोजेशन, एंजॉयमेंट एंड डिपोजिशन और एलिनेशन। मतलब आप इस प्रॉपर्टी को आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। व्हाट इज स्पेशल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी राइट क्वालिफाइड, मैं इसको समझाऊंगा अभी, जस्ट पहले रीड कर लूं। क्वालिफाइड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑफ अ बेली, प्लेजी, लॉफुल पजेसर, कंडीशनल वेंडी, प्रायर टू फुलफिलमेंट ऑफ पेमेंट और लीन होल्डर, इसे हम कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं अच्छे से। समझो कोई बंदा है, समझो तैमूर, तैमूर पता है सबको, तैमूर के नाम पे बहुत प्रॉपर्टी है, क्योंकि सैफ अली खान तो नवाब है भैया, ठीक है, नवाब है, आपको तो पता होगा सैफ अली खान नवाब है। सो तैमूर के नाम पे बहुत प्रॉपर्टी आई थी। तैमूर को लोन लेना था आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा लोन देती है। तैमूर को लोन लेना था 20 लाख रुपए का, इसीलिए तैमूर ने गहने लिए, गहने मम्मी के नहीं, नालायक, सैफीना के गहने नहीं लिए, तो उनके पास प्रॉपर्टी थी, एंटिक गहने थे, वो गहने लिए और वो तैमूर ने आईसीआईसीआई बैंक को गिरवी कर दिए। क्या कर दिए? गिरवी कर दिए। अब ऐसे सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन कहा जाता है प्लेज का। आपने कई बार सुना होगा सोने तारण कर्ज। व्हाट इज सोने तारण कर्ज? दैट इज अ प्लेज। सोने तारण कर्ज इज अ गोल्ड लोन, गोल्ड प्लेज। आप लोन लेते हो, बदले में गोल्ड देते हो, आपके पास गोल्ड वाला हार है, आपने वो प्लेज कर दिया, तो सोने तारण कर्ज, गोल्ड लोन, आपने कई बार सुना होगा। सो आपने जब यह हार दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में तैमूर के पास इसकी जनरल ओनरशिप है। तैमूर इसको कैसे भी यूज कर सकता है। तैमूर खुद के पास रखे, खुद पहने, मम्मी को पहना है, पप्पा को पहना है, पप्पा को नहीं सॉरी, मम्मी को पहना है, दीदी को पहना है, किसी को भी पहना है, तैमूर की मर्जी, किसी को गिफ्ट कर दे, किसी को चार्ज में दे, तैमूर की मर्जी, जनरल ओनरशिप तैमूर की है। क्लियर है? लेकिन आईसीआईसीआई के पास अब इसका पोजीशन आ गया अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट लोन इसका पोजीशन आया, जो लोन दिया ना 20 लाख का, उसके खिलाफ इसका पोजीशन आया है। तो आईसीआईसीआई की ओनरशिप स्पेशल ओनरशिप है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। आईसीआईसीआई इसको तभी बेच सकता है जब तैमूर लोन पे करने से मना कर देगा। ये जनरल ओनरशिप है, तैमूर कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ, जनरल ओनरशिप। लेकिन जब ये प्लेज में आता है, चार्ज में आता है, तो उसे कैसे कहते हैं? स्पेशल ओनरशिप। अगर लोन इज नॉट रिपेड, तो ऐसे सिचुएशन में ये हार को बेच देगा, ये गोल्ड को बेच देगा आईसीआईसीआई बैंक। दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल प्रॉपर्टी। क्लियर है? अगर आपको समझ में आए, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो जनरल और स्पेशल प्रॉपर्टी को समझने के लिए। गो फॉर इट फास्ट। अबे आईसीआईसीआई बैंक के वो नलायक रविराज, अंक क्या सही है? अंक क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना बेटा, इसलिए चेंज करना पड़ा। कितने आवर्स की क्लास? जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, जब तक तुम्हारे सांसें चलेगी, तब तक ये क्लास चलेगी, या जब तक तुम्हारा इंटरनेट का डाटा चलेगा, तब तक ये क्लास चलेगी। इसके बाद में हम कल आ जाएंगे वापस से, ठीक है? सो अपने को कोई एकदम घाई नहीं है, वैसे भी एग्जाम और 19 दिन से डिले हो चुकी है, तो अपन अपने हिसाब से आराम से पढ़ेंगे। मेन है कंसेप्ट समझ में आने चाहिए और रिवाइज होनी चाहिए ताकत से, बस इतना ही कहना है। अगला आता है इंसॉल्वेंट। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? बहुत सारे बच्चों को इंसॉल्वेंसी का मीनिंग ही नहीं पता होता। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। मैं आपको इंसॉल्वेंसी यहां पे समझाना चाहूंगा। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इंसॉल्वेंसी का मीनिंग पता नहीं होता। जब मैं फाइनल के बच्चों को भी पूछता हूं ना व्हाट इज इंसॉल्वेंट, तो फाइनल के बच्चे बोलते हैं सर लायबिलिटी इज मोर देन एसेट इज इंसॉल्वेंट। मैं देता हूं नालायक, लायबिलिटी मोर देन एसेट इंसॉल्वेंट होता है। इस हिसाब से तो दुनिया के आधे लोग इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, इस हिसाब से तो तुम भी इंसॉल्वेंट हो सबके सब। मुझे बताओ तुम्हारी एसेट क्या है? सर मेरा फोन जिससे मैं बात करता हूं, सर मेरे बाबू सोना पिकाचू से, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरा फोन मेरी एसेट है सर, मेरे बुक्स मेरी बाइक ये मेरी एसेट है। अबे इस बुक्स बाइक इस फोन से ज्यादा तुम्हारी ट्यूशन क्लास की फीस है, इससे ज्यादा तुम्हारे मोबाइल के खर्चे, इससे ज्यादा तुम्हारी पेट्रोल के खर्चे है, और तुम बोलते हो तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे एसेट से ज्यादा नहीं है। तुम्हारी भी लाइबिलिटी तुम्हारे एसेट से ज्यादा है। यह कटु सत्य है, कठोर सत्य है, पर मानना पड़ेगा आपको। आपके पास ऑप्शन नहीं है इसका। समझिए, तुम इंसॉल्वेंट हो अगर तुम ये बोलो लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट। पर एक बात याद रखना,
लाइबिलिटी असेट ज्यादा होने से, लाइबिलिटी असेट ज्यादा होने से इंसॉल्वेंसी नहीं आती। इस हिसाब से तो भैया इंडिया में 15,30,000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है, उसमें से 10 लाख कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाएगी अगर ये 10 लाख क्या, मैं तो बोलूंगा 12-13 लाख कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी सिर्फ अगर लाइबिलिटी मोर देन असेट इंसॉल्वेंसी है तो ना। लाइबिलिटी इज मोर देन असेट इज वन ऑफ द पार्ट, प्लस अनेबल टू पे द ड्यूज, अनेबल टू पे द ड्यूज, लाइबिलिटी इज मोर देन असेट्स प्लस अनेबल टू पे द ड्यूज इज ए इंसॉल्वेंसी। मेरी लाइबिलिटी मेरे एसेट से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने घर लिया, और मैंने घर के ऊपर लोन लिया, मेरे असेट के नाम पे मेरा घर है और एक लोन है, समझो मेरे नाम पे और भी कोई पर्सनल लोन वगैरह कोई चीज है, तो मेरी लाइबिलिटी मेरे असेट से ज्यादा है। कई बार कंपनी बड़े बोरोइंग उठाती है, किंगफिशर कंपनी ने बड़े बोरोइंग उठाए थे, कितने साल तक, 4-5 साल तक ये बड़े बोरोइंग चल रहे थे, तब वो इंसॉल्वेंट नहीं मानी गई। वो कब इंसॉल्वेंट मानी गई, जब उसने ड्यूज पे करने से मना कर दिया, व्हेन इट इज अनेबल टू पे द ड्यूज। तो ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। सो केस नंबर 1 में असेट इज मोर देन लाइबिलिटी है एंड एबल टू पे ड्यूज है, ही इज सॉल्वेंट। केस नंबर 2 में ये बड़े क्लियरली याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और फाइनल लेवल तक के कंसेप्ट काम में आने वाला है। फाइनल में आके तुमने मेरे को गलत आंसर दिए, इंटर में आके तुमने मेरे को गलत आंसर दिए, मतलब आओगे ना मेरे पास में पढ़ने के लिए, अब प्लीज आ जाना। गरीब आदमी पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है, आ जाना प्लीज, ठीक है। गरीब से पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छा, मतलब फाइनल अच्छा पढ़ा लेता हूं मैं, इंटर भी अच्छा पढ़ा लेता हूं, ऐसा मेरे को लगता है। प्लीज आ जाना, गरीब की दुआ लगेगी आपको, ठीक है। लेट्स गो। सो सेकंड केस में, इफ लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, स्टिल यू आर एबल टू पे द ड्यूज, स्टिल यू आर सॉल्वेंट। पहले केस में असेट मोर देन लाइबिलिटी था, एबल टू पे ड्यू था, सॉल्वेंट है। यहां लाइबिलिटी मोर देन असेट है, फिर भी आप ड्यूज पे कर सकते हो। आप सोचो आपकी लाइबिलिटी आपके असेट से ज्यादा है, आपका फोन का बिल, आपका पेट्रोल का बिल, आपका बाबू सोना पिकाचू का बिल, वो आपके रिचार्ज करवाती है उसका बिल, वो ज्यादा है, बट फिर भी आप आपके ड्यूज पे कर सकते हो, पप्पा के पैसे आ रहे हैं, स्टिल यू आर सॉल्वेंट। क्लियर आंसर। इफ योर असेट इज मोर देन लाइबिलिटी बट यू आर अनेबल टू पे द ड्यू, ये सिर्फ लिक्विडिटी क्रंच है। असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है पर अभी पे करने के लिए पैसा नहीं है, ये सिर्फ लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, अभी कैश नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, इससे इंसॉल्वेंसी थोड़ी आएगा। हाँ, लाइबिलिटी इज मोर देन असेट एंड यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज, देन यू आर इंसॉल्वेंट। लाइबिलिटी असेट से ज्यादा भी है और अनेबल टू पे द ड्यूज भी है, तो ये इंसॉल्वेंसी है, इसको याद रखना। दूसरी बात कतई जहर सत्य, ये आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में बोला है, जो आपको सीए फाइनल लेवल पे आएगा बेटा, ये चैप्टर अभी से प्रिपेयर करवा के रख रहा हूं, ठीक है। फाइनल पे आओगे, जाना वहीं पे है सबको, फाइनल लेवल पे, तो अभी से प्रिपेयर कर लो। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये भी बात को याद रखना। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चाहे कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, अदरवाइज वो कभी भी सॉल्वेंट बन ही नहीं पाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, जोर से बोले एक बार सर नो, ये चीज को आपने याद रखना। ये डायग्राम पसंद आया तो प्लीज इसको लिख के रखिए, इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। अरे वाह, सब जन आएंगे, थैंक यू सो मच गाइस। नालायक पार्टी दो बोले पहले, नालायक आदमी, पहले तो ये पूरे क्लासेस पढ़ा रहा हूं आराम से, उसका कोई लेन देन नहीं है, पार्टी दो बोले। थैंक यू सो मच दरेश कुमार। यशिका, अपना प्रिपरेशन करते जाना बेटा, डरना नहीं, एग्जाम आएगा, जब आएंगे तब दे देंगे, ठीक है। अपना काम मेहनत करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, सीए बन जाओगे जरूर। शाइनी, थैंक्स सो मच बेटा। वो सेपरेट लेक्चर आने वाले हैं, पलक नहीं प्रतीक, सेपरेट लेक्चर आने वाले हैं, डोंट वरी। चलो आगे से इंसॉल्वेंसी वाला कंटेंट आपका हुआ होगा। अब मैं उसके बाद में जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer a property in a goods to the buyer at a price, ठीक है। एट अ प्राइस बोला है, कौन सी प्राइस ये नहीं बोला, नॉर्मल प्राइस हो सकता है, हायर प्राइस हो सकता है, डिस्काउंटेड प्राइस हो सकता है, कोई सवाल पैदा नहीं होता, तीनों में से कोई भी प्राइस रहे, अपने को कोई लेन देन नहीं है। जहां वो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है या एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी इन द गुड्स, जनरल प्रॉपर्टी, तो उसको हम सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म देन सेल, इट इंक्लूड्स प्रॉपर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो, इट कैन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्ट होंगे, अभी सेल कर रहे हो वो नॉर्मल सेल है, फ्यूचर में सेल कर रहे हो दैट इज एग्रीमेंट टू सेल है, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर सेलर,
सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होना चाहिए, प्राइस मनी पेड और प्रॉमिस टू बी पेड मनी ही होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम बायर टू सेलर, अगर मनी नहीं होगा तो ये बार्टर सिस्टम होगा, बार्टर सेल इसको माना जाएगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशन इसके अंदर कोई भी नई कंडीशन बाद में इंसर्ट नहीं की जा सकती। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्मेलिटी, पहला देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्चुअल इमीडिएट कैश डिलीवरी रहे, तुम गए मेडिकल स्टोर से तुमने मेडिसिन परचेस किए, दवाई परचेस की, कुछ और जो चाहिए वो परचेस किया, मतलब सैनिटाइजर मास्क वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको इमीडिएट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। दूसरा, देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। अब ये बस परम्यूटेशंस किए हैं, मतलब अगर आप इसको सिंपली समझो तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा डिलीवरी पेमेंट, ठीक है। सबसे पहला केस नंबर 1, डिलीवरी इमीडिएट, मैं इमीडिएट के लिए हमेशा अब लेटर यूज करूंगा आई, ठीक है। पेमेंट भी आपने किया इमीडिएट, तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, वी कैन कॉल इट एज अ कैश सेल। टाइप ऑफ सेल कौन सा है ये, तो वी कैन कॉल इट एज अ कैश सेल, ठीक है। दूसरा वाला, अच्छा इसका कोई एग्जांपल है क्या कैश सेल का, रिटेल परचेस, रिटेल परचेस आप करते हो या रिटेल सेल आप करते हो, दैट इज रिटेल परचेस, यह है केस नंबर 1। केस नंबर 2, डिलीवरी इमीडिएट है, पेमेंट ऑफ प्राइस डिलेड है, डिलेड के लिए मैं यूज करूंगा डी, ठीक है। सो डिलीवरी इमीडिएट है, पेमेंट ऑफ प्राइस डिलेड है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कैश सेल नहीं बोलते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हम इसको कहते हैं डिलेड पेमेंट का प्राइस का सेल, क्लियर है। जैसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, तो उधारी पे अगर आप कोई गुड्स वगैरह लेके आए तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा कौन सा सेल होता है जहां पे गुड्स पहले डिलीवर किए जाते हैं और बाद में आप प्राइस पे करने की सोचते हो नॉर्मली। तो नॉर्मली अगर आप देखो तो रॉ मटेरियल सप्लाई के जो फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर आप मेरे बुक्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मैं जो बुक्स प्रिंट करता हूं उसमें बुक्स की डिलीवरी पहले आ जाती है, मैं मेरे प्रिंटर को बाद में पेमेंट करता हूं, जैसे जैसे पेमेंट रिसीव होता है वैसे। तो रॉ मटेरियल सप्लाई, बुक्स हमारे लिए रॉ मटेरियल है जो हम यूज करते हैं। उसके बाद में तीसरा केस, डिलीवरी डिलेड है, पेमेंट ऑफ प्राइस इमीडिएट है, पेमेंट ऑफ प्राइस इमीडिएट है, डिलीवरी डिलेड है, इसे हम कहते हैं प्री बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम प्री बुकिंग करते हैं मोबाइल का, मोबाइल परचेस करना है वन प्लस वगैरह के, अभी वन प्लस नहीं लेना, चाइनीज मार्केट है, ठीक है। वन प्लस वगैरह मोबाइल आप लेते हो या कार आप लेते हो या बाइक आप लेते हो, प्री बुकिंग करते हो, दैट इज अ डिलेड डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। और चौथा, डिलीवरी भी डिलेड, पेमेंट ऑफ प्राइस भी डिलेड, इसको हम कहते हैं हायर परचेस, या इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी भी डिलेड होता है और पेमेंट ऑफ प्राइस भी डिलेड होता है, ये ओवर अ पीरियड चलता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम चलता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकते हैं। डायग्राम पसंद आया तो इसको भी लिख के रखिए, कैसा लगा जरूर बोलना, गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कोमल। ईएमआई पे फोन लिया तो बेटा डिलीवरी इमीडिएट है और पेमेंट डिलेड है। हाँ, एनफोर्सेबल बाय लॉ ही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेटा। चलो डन एवरीबॉडी, फोटो खींच लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धनाधन स्क्रीनशॉट लेने। अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, तो ये हमारा हो गया, मैंने इसको मेंशन करके रख दिया। अगला, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। पहली बात, सेल के अंदर प्रॉपर्टी एंड द गुड्स इमीडिएट ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में अभी ट्रांसफर हो सकती है या फ्यूचर में टाइम में भी ट्रांसफर हो सकती है। पासिंग ऑफ द रिस्क, प्रॉपर्टी का रिस्क इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस टू बायर इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा। नॉर्मली एग्रीमेंट टू सेल में लॉस ये सेलर के साथ ही रहता है क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, सेल इज एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी, ठीक है। लाइबिलिटी इन द केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में लाइबिलिटी बायर की रहती है सेल में, यहां पे इन केस सेलर की रहती है बिकॉज अभी भी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए। रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर, अगर ब्रीच किया है बायर ने, सेलर कैन स्यू द बायर, सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है, नालायक सू नहीं कर सकता। बायर सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है। रेमेडी फॉर ब्रीच,
sue for damages. aggrieved party जो भी है, बायर सेलर जो भी aggrieved party है, वो damages के लिए केस कर सकता है. रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सेलर. सेलर अगर ब्रीच, ऊपर बायर ने ब्रीच किया था तो सेलर स्यू कर रहा था, यहां ब्रीच किया है किसने? सेलर ने. देन बायर डबल रेमेडी, सूट फॉर डैमेजेस एंड सूट फॉर प्रॉपर रेमेडी. प्रोप्राइटरी रेमेडी मतलब मेरे को ओनरशिप भी चाहिए गुड्स का, और जो मुझे डैमेजेस हुए हैं वो भी चाहिए. उस केस में सेलर ने ब्रीच किया, मैं डिस्पोज ऑफ देम एज ही लाइक्स, फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस ओनली. ये डिफरेंस है आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल में. अगला है सेल और हायर परचेज वाला डिफरेंस. मैं सेल और हायर परचेज का डिफरेंस मैंने नोट्स में दिया है, जो नोट्स डाउनलोड के लिए अवेलेबल है हमारे पास में. इसको मैं यहां कवर नहीं करूंगा बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बेलमेंट को भी कवर नहीं करूंगा बिकॉज बेलमेंट ये सीए इंटरमीडिएट का मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये दोनों डिफरेंस आपने सिर्फ एक बार रीड कर लेना नोट्स में से. हम मैराथन में इसके ऊपर समय बचा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमको बचे हुए कंटेंट के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान देना. सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स, जो गुड्स अभी प्रेजेंट है, या फ्यूचर गुड्स भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है. लाइक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो बी मेड विद रिगार्ड टू द गुड्स acquisition of which by seller upon a contingency which may or may not happen. Thus a contract of sale of certain cloth to be manufactured by certain mill is a valid contract. Such a contract is called as contingent contract. मतलब आप फ्यूचर में कुछ मैन्युफैक्चर करके दोगे. आप टेलर के पास गए, रेमंड के पास गए, आपकी शादी होने वाली थी, शेरवानी सिलवानी है. अब शेरवानी सिलवाने के लिए अगर आप टेलर के पास गए, आपने पूरे मेजरमेंट दे दिए, तो ये फ्यूचर गुड्स है. ये अभी एग्जिस्टिंग नहीं, अभी तो सर कपड़ा दिख रहा है आपको. फ्यूचर गुड्स है, जब फ्यूचर में गुड्स बन जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसीडर करते हैं. व्हेन अ सेलर परपोज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑपरेट ओनली एज एन एग्रीमेंट, द सेल ऑफ गुड्स एंड नॉट एज अ सेल. इट इज एग्रीमेंट टू सेल. शेरवानी सिलवा के बेचना ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये सेल नहीं है. इसके चाहिए तो आप साइड में एग्जांपल लिख के रखो. बाइंग रेडीमेड क्लोथ इज अ सेल. Buying ready-made cloth is a sell. Buying ready-made cloth is a sell. But buying tailor-made cloth is a contract of sell. Agreement to sell. But buying tailor-made cloth is agreement to sell. जहां मेरे रेगुलर लेक्चर्स है वहीं नोट्स अवेलेबल है बेटा दीपक. या आप करण सर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको नोट्स का लिंक दे देंगे. ठीक है. Second point, buying tailor-made clothes is an agreement to sell. Full stop. चलो next. Destruction of subject matter of contract to sell. अगर contract to sell में जो subject matter है वही डिस्ट्रॉय हो गया. मैंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था. तुम और तुम्हारे दोस्त चले गए, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के ट्रिप पे. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तुम स्पेन में गए और तुमको स्काई डाइविंग करना था. स्काई डाइविंग करने के लिए तुमने मस्त तरीके से पैराशूट लिए. तुमने एग्रीमेंट टू सेल किया कि ये पैराशूट मैं खरीद लिया. ठीक है, पर पैराशूट टेस्ट कैसे होगा? जब आप ऊपर से जंप करोगे तभी पैराशूट टेस्ट हो सकता है. तो तुमने मस्त पैराशूट लिया और तुम कूद गए. तुम्हारे दोनों दोस्तों के पैराशूट खुल गए, लेकिन तुम्हारा खुला, बट उसके अंदर एक मस्त छेद था, बहुत प्यारा सा छेद था. तुमने ऊपर देखा, सीधा सूरज दिखना शुरू हो गया. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड. तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? नहीं. इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं बच्चों वाइड एब इनिशियो. क्या कहते हैं? वाइड एब इनिशियो. जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रॉयड है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको वाइड एब इनिशियो कहते हैं. बच्चों कमेंट करना कम कीजिए, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए. पहले ये काम की चीज है. ठीक है, पढ़ना. गुड्स पेरिशिंग. ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे. कितने लोग हैं? और अब बाप रे 350 लोग हैं. शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद. ठीक है, लेट्स गो. गुड्स पेरिशिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद में पेरिश हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? पेरिश. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिश? पेरिश मतलब सब्जी, पिज्जा. पिज्जा पेरिशेबल है ना? हाँ है ना? वेयर देयर इज अ एग्रीमेंट टू सेल अ स्पेसिफिक गुड्स एंड द गुड्स subsequently without any fault of the seller or the buyer perish, suffer such a damage as not to answer the description, then an agreement before a risk passes to the buyer, the agreement becomes void. मतलब बायर को रिस्क पास होने के पहले गुड्स पेरिश हो चुके हैं तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीमेंट वॉइड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचे तो तुमने कभी फिश सोचा है? फिश, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मार देगी. क्लियर है? ये चीज को याद रखना. सो समझो फिश है तुम्हारे पास में. ठीक है, और फिश का शेल्फ लाइफ होता है. ठीक है,
तुमने अगर किसी को फिश बेचा, अगर तुम फिश, मतलब कोई जैन लोग होंगे तो उनको शायद पता नहीं होगा, ठीक है, जैन लोग, एनीवन आउट देयर, ठीक है, सॉरी जैन लोग, मेरे को एग्जांपल देना पड़ रहा है, नहीं तो जैन लोग मेरे छी 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 कैसा गंदा आदमी है, फ्रिकी बातें कर रहा है, नॉनवेज खाता है, छी 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 छी, हे भगवान क्या देख लिया, हाँ है ना, तो जैन लोगों को वेरी सॉरी। पर अगर आप फिश के कॉन्ट्रैक्ट्स देखो ना, मतलब मेरे को फिश के कॉन्ट्रैक्ट से एक बहुत जबरदस्त चीज याद आती है, जापानीज लोगों को फ्रेश फिश चाहिए, फ्रेश, मतलब उनको लिटरली उनके यहाँ पे ऐसे एक्वेरियम पड़े रहते हैं, एक्वेरियम से आप खुद हाथ डाल के फिश निकालो और बोलो ये पका के दे दो, ये मतलब कतई क्रूएल्टी है, मतलब जिंदा फिश को पकड़ के दे दिया, बोले काट के पका दे, कैसे लोग हैं ये, ठीक है, ये इन्हीं की वजह, कोरोना वोरोना, तो चाइना वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, ऑक्टोपस खा लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऑक्टोपस बैट खाने के वीडियोस है इनके, छी छी छी, देख के घिन आती है जिंदगी के अंदर, समझ में आ रहा है। तो फिश जो होती है ना, जापानीज लोगों का फिश का टेस्ट इतना डेवलप है कि वो 1 घंटे पुरानी फिश, 2 घंटे पुरानी फिश, 3 घंटे पुरानी फिश, 4 घंटे पुरानी फिश, टैंक में पड़ी हुई फिश, टैंक में भागने वाली फिश, इनके बीच में टेस्ट करके चेंजेस बताते हैं कि कौन सी फिश कौन सी है करके। तो उनके यहां पे फिश का मार्केट मेंटेन करने के लिए फिशिंग कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे कुछ ना कुछ कांड करते रहती है, कुछ टेक्नोलॉजी लगाती है, कुछ करती है कि इनको फ्रेश फिश मिले। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप फिश खरीदते हो तो फिश इज वेरी पेरिशेबल, 5-10 घंटे के ऊपर आप फिश को रखो तो उसकी बास आना शुरू हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में बायर को प्रॉपर्टी देने के पहले ही फिश पेरिश हो जाए, उसका बास आना शुरू हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा और बायर को इसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को आपने याद रखना चाहिए। फिर ये होने के बाद में अगला, ascertainment of the price. Price means monetary consideration for sale of the goods. By virtue of section 9, the price may be fixed, agreed to be fixed in a manner provided in the contract by a valuer. Valuer इसके लिए price fix कर सकता है। Determined by the course of dealing between the parties. Parties के dealing के हिसाब से भी price fix हो सकता है। मैंने पहले ही बोला, price ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, discounted हो सकता है, प्रीमियम वाला हो सकता है, जो मार्केट के हिसाब से वो भी प्राइस हो सकता है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद में अगला, सेक्शन 10 प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। आपको शायद नहीं पता, सीए फाइनल लेवल पे कंपनीज एक्ट, आप जो कंपनीज एक्ट पढ़ते हो ना, अभी कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया था 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन में से 247 नंबर का एक सेक्शन है। मेरे को कंपनीज एक्ट के सभी सेक्शन नियरली याद है, 9-10 साल से पढ़ा रहा हूं, ऑप्शन पूरे 470 याद है, ऐसा बोल लो तो भी चलेगा। सो 247 जो डिलीट हुए चैप्टर वो छोड़ के, हाँ, तो 247 नंबर का सेक्शन है, ये चैप्टर ही है, इस चैप्टर का नाम है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब ऐसा बंदा जो आपके असेट का वैल्यूएशन कर सकता है मार्केट के हिसाब से। आप कभी होम लोन लो ना, आपके मम्मी पापा पूछना, आपके मॉम डैड ने कभी होम लोन उठाया होगा, अगर आप उनको पूछो ना, तो जब होम लोन आप लेते हो ना, तो आपके साथ भी होगा, आगे जाके आप एक छोटा सा बंगला लोगे, छोटा सा बंगला आपको याद होगा, तो आप छोटा सा बंगला लोगे, उसके ऊपर होम लोन जब लोगे ना, तो उसके पहले एक वैल्यूएशन वाला बंदा आएगा, उसका वैल्यूएशन करेगा और उसके वैल्यूएशन के हिसाब से आपको होम लोन दिया जाएगा। ये चीज वो करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी वैल्यूएशन। बैंक ने वैल्यूएशन नहीं किया, तुमने वैल्यूएशन नहीं किया, थर्ड पार्टी वैल्यूअर आया, वैल्यूएशन करके चला गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स, द टर्म दैट प्राइस शॉल बी फिक्स थर्ड पार्टी एंड ईदर डज नॉट कैरी सच अ वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। अगर आपने थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन नहीं करवाया और एग्रीमेंट में लिखा है थर्ड पार्टी वैल्यूएशन चाहिए, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर आप वैल्यूएशन नहीं करवाते। अगर थर्ड पार्टी को आपने प्रिवेंट किया वैल्यूएशन करवाने से, तो ऐसे केस में भी एग्रीमेंट आपका बाय डिफॉल्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? हाउएवर, बायर हु हैज रिसीव्ड एप्रोप्रिएट गुड्स मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम इवेंचुअली। बायर ने उसके लिए मार्क टू मार्केट प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से देनी चाहिए। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, as regard to time for the payment of the price, unless different intention appears from the terms of the contract, stipulation as regard is not deemed to be the essence of the contract, but delivery of the goods must be made without a delay. बिना डिले के तुमने गुड्स का डिलीवरी करना चाहिए बच्चों, बिना डिले के। अब डिले मतलब नॉर्मली गुड्स का स्टिपुलेशन ऑफ डिलीवरी टाइम ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम के लिए मैंने साइड में एक चार्ट बना के रखा है, कितने समय में। टाइम इज अ स्पेसिफिक, टाइम इज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, तो ऐसे सिचुएशन में स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही आपने डिलीवरी देना चाहिए, जो टाइम स्पेसिफाइड है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट आज किया और बोला है 7 दिन में डिलीवरी देनी चाहिए, तो 7 दिन में डिलीवर करो। इफ नॉट, एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में आपने टाइम नहीं दिया है, तो आपने रीजनेबल टाइम के अंदर उसको डिलीवरी देना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम भी वेराई होता है, मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर दूं। अगर पेरिशेबल गुड्स होंगे
या नॉन पेरिशेबल गुड्स होंगे, या इनको ड्यूरेबल बोल सकते हैं हम। पेरिशेबल गुड्स होंगे तो रीजनेबल टाइम है आपका 1 to 2 days, और ड्यूरेबल गुड्स होंगे तो आप इसको दे सकते हो 6 months to 1 year। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली डिलीवरी देना चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवरी देना चाहिए। मशीन, सेलफोन्स, ये डिलीवरी वाले हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स है, इसके लिए भी मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक है, अगले इसके ऊपर जाते हैं कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, अब कंडीशन वारंटी बहुत खराब है, पानी वानी पी लो थोड़ा सा, अभी तक जितना पढ़ा है उस चीज को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, फिर अपन जाते हैं कंडीशन वारंटी पे। गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, डन एवरीबॉडी। अब यहां पे अगर मैं मेंशन करूं तो कंडीशन और वारंटी ये क्या है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था नॉर्मली आपके रेगुलर क्लास में। उतने अच्छे से मैं यहां पे उतने स्लोली नहीं ले पाऊंगा, बट मैं फिर भी काफी स्ट्रांगली इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मशीन्स के केस में सेलफोन और रिमोट कंट्रोल को एक कंडीशन या वारंटी आती है। ठीक है, समझो आपका सोनी टेलीविजन है। ठीक है, आप लेने चले गए रिमोट कंट्रोल। ठीक है, और सोनी टेलीविजन प्लस टाटा स्काई का बेसिक आपके पास सेट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, तो आपने कंडीशन बोला है कि भैया मेरे को जो तू रिमोट देगा वो सोनी टेलीविजन और टाटा स्काई के साथ में चलने वाला चाहिए। ये कंडीशन हुई, और सामने वाले सेलर ने आपको ये बोल के भेजा कि ये सोनी टेलीविजन और टाटा स्काई के साथ में रिमोट चल जाएगा, ये उसने बोल दिया। ये कंडीशन है, कंडीशन मींस गारंटी कि ये दो टाटा स्काई और सोनी टेलीविजन के साथ में चलेगा ही चलेगा, ये कंडीशन हुई, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, अगर ये नहीं चला तो कंडीशन टूट गई, क्योंकि आपने बोल के लिया था कि मेरे को टाटा स्काई और सोनी टेलीविजन के लिए चाहिए और ये काम नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ। वॉइड हुआ तो आप रिपुडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। रिपुडिएट मतलब कैंसिल कर सकते हो, पैसा वापस ले लो, रिमोट वापस दे दो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं। कह रहे दिस इज कंडीशन। लेकिन जब उसने आपको रिमोट बेचा, आपने बोला मेरे को सोनी और टाटा स्काई के लिए रिमोट चाहिए, सोनी टेलीविजन और टाटा स्काई, सोनी का टीवी है, टाटा स्काई का सेट ऑफ बॉक्स है, उसके लिए चाहिए, उसने आपको बेचा, उसके ऊपर चल गया। एडिशनली उसने ये भी बोला कि सर ये सिर्फ सोनी टेलीविजन और टाटा स्काई क्या, या कोई भी टीवी कोई भी सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर चल जाएगा, ये उसने एडिशनली बोला। जो उसने एडिशनली दिया दैट इज अ वारंटी। ठीक है, और अगर ये वर्क नहीं किया तो यहां पे आपको रिप्यूडिएट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिप्लेसमेंट। एक और एग्जांपल, तुम फ्रिज खरीदने गए, तुमको फ्रिज चाहिए था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए। तुमने उसको बोला फ्रिज कंपनी वाले को कि भाई मेरे को सिर्फ इसलिए फ्रिज चाहिए कि मेरे दूध और दूध के जो प्रोडक्ट है वो सही रहने चाहिए, मेरे को फ्रेश चाहिए। उसने बोला सर ये रहेंगे ही रहेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप फिश या नॉनवेज वगैरह बनाते हो तो सर वो भी सही रहेगा। आप फ्रिज घर पे लेके आए, आपने मिल्क प्रोडक्ट के लिए लिया था फ्रिज, वो खराब हो गया, कंडीशन टूटी, फ्रिज वापस करो, पैसे वापस लो, रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम डैमेजेस, दूध के डैमेजेस भी क्लेम कर लो या दूध प्रोडक्ट के भी डैमेजेस क्लेम कर लो। लेकिन दूध रखा, दूध तो अच्छा रहा, पर ऊपर से उसने क्या बोला था कि सर नॉनवेज के लिए भी ये सही रहेगा, मीट के लिए सही रहेगा। तुमने फिश रख के देखी, फिश स्टेल हो गई, ये वारंटी टूटा। यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकते, तुम फ्रिज वापस दोगे, दूसरा फ्रिज लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंडीशन वारंटी के लिए, लिम्बोर्गिनी। लिम्बोर्गिनी की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक के जा सकती है। तुमने उसको बोला कि भैया 300 किलोमीटर पर आवर जाएगी, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं पता, 200 से 250 किलोमीटर कम से कम जानी चाहिए। उसने बोला सर ये तो कम से कम जाएगी ही जाएगी, आप अगर चाहो तो सर ये 400 किलोमीटर पर आवर तक के जाएगी। अब वो अगर 250 किलोमीटर पर आवर आपने कंडीशन बोली है और अगर वो 250 किलोमीटर तक नहीं पहुंची तो आप लिम्बोर्गिनी वापस करके पैसे वापस ले सकते हो। लेकिन अगर वो 250 के ऊपर चली गई और उसने वारंटी दिया है सर ये 400 तक चलेगी, 400 किलोमीटर पर आवर तक के,
और वो 400 तक नहीं पहुंची तो आप लिम्बोर्गिनी रिप्लेस कर सकते हो। कंडीशन टूटी है तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, वारंटी टूटी है तो गुड्स रिप्लेस होंगे। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। यह है कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज आप इसका फोटो खींच के रखिए या फिर इसको लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। जिंदगी में सब लोग सो गए क्या? ब्रेक बेटा 2 घंटे बाद होगा, 1.5-2 घंटे बाद हमेशा हमारा ब्रेक होता है। 1 घंटे में तो हम किसी को ब्रेक नहीं देते। 1 घंटे में ब्रेक लेना पाप है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं हो सकते हैं बेटा रसिका। कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन पुट नहीं होंगे, लेकिन गुड्स के रिगार्डिंग जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे ना बेटा। सो गए जिंदगी में? जागो जागो ग्राहक जागो। चलो डन एवरीबॉडी, ये हो गया सबका। सो कंडीशन वारंटी, ये चीज को याद रखना। व्हेन कंडीशन इज कंसिडर्ड एज वारंटी। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे रेगुलर बैच में, मैंने इसको लिखवा के दिया था। प्लीज आप उन एग्जांपल को रेगुलर लेक्चर से ही देखें, बिकॉज वहां पे एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज्यादा समय जाता है और मैंने वैसे ही बोला था उतना हम यहां पे नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैराथन है। एक्सप्रेस इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। कुछ केसेस में आपके कंडीशन और वारंटीज एक्सप्रेस और इंप्लाइड होते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं होती। गाड़ी ली तो चलेगी, ये इंप्लाइड कंडीशन है। सेलफोन लिया तो फोन लगेगा, ये इंप्लाइड कंडीशन है। घर लिया तो टूटेगा नहीं, घर रह सकोगे, ये इंप्लाइड कंडीशन है। कंप्यूटर लिया तो उसके ऊपर काम कर पाओगे, इंप्लाइड कंडीशन है। तो हर एक चीज से कुछ इंप्लाइड होता है कंडीशन और वारंटी, वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कंडीशन एज टू टाइटल। जब आप किसी से भी कुछ भी खरीदते हो तो पहला असम्पशन यह होता है कि जो बेच रहा है वो ओनर है। जो बेच रहा है वो ओनर है और उसको गुड्स बेचने का राइट है, या फिर उसको गुड्स बेचने का राइट है। मतलब पहला तो वो ओनर है और दूसरा या तो फिर उसको गुड्स बेचने का राइट है जिससे आप खरीद रहे हो। सो टर्म्स एंड कंडीशन, every contract of sale unless agreement to a contrary, first implied condition on the part of seller is that the person has right to sell the goods, he has right to sell the goods at a time of the property, seller has a right to sell the goods. If the title is defective, the buyer may return the goods to the true owner and recover the price from seller. समझो कोई चोर है, उसने चोरी से गहने चुरा के लाए और वो गहने उसने आपको दिए। ठीक है, अब ये गहने मैंने खरीद लिए, तो ऐसे केस में गहने अगर मेरे को जब पता चलेगा चोर है, मैं ओरिजिनल को गहने वापस दूंगा और चोर से मैं पैसा रिकवर करूंगा। ठीक है, उसके ऊपर केस करके। क्लियर? नेक्स्ट वाला सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जब भी आप कोई डिस्क्रिप्शन से गुड्स बेचते हो, डिस्क्रिप्शन से गुड्स बेचते हो, आपने कभी देखा होगा बिल्डर लॉबी में होता है। आप फ्लैट बुक करने जाओ ना, फ्लैट की प्री बुकिंग होती है, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू रहता है, लोग जाके फ्लैट बुक कर लेते हैं कि भैया 1.5 साल बाद जब फ्लैट बनेगा तो हम शिफ्ट कर लेंगे। ये आपके साथ भी होगा। आप पुणे मुंबई वगैरह में घर परचेस करोगे तो ऐसा आपके साथ होगा। आप जाओगे, बिल्डिंग का सिर्फ पहला मंजिला बना रहेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगा, आप वहां जाके 10वें फ्लोर का फ्लैट बुक कर लोगे। वो आपको एक सैंपल फ्लैट दिखाएंगे कि सर ये सैंपल फ्लैट है, इसके हिसाब से आपका फ्लैट बनेगा। उसके हिसाब से आके जाके आप फ्लैट बुक कर लोगे, जरूर बुक कर लोगे। ये हुआ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। उन्होंने आपको डिस्क्राइब किया कि भैया इतना फ्लैट है, इतना स्क्वायर फीट है, यहां बालकनी है, यहां वॉशरूम है, यहां बेडरूम है, यहां किचन, यहां डाइनिंग, ये डिस्क्राइब किया। आपका उसी हिसाब से फ्लैट बनना चाहिए। अगर उस हिसाब से फ्लैट नहीं बना तो यहां ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। सेल बाय सैंपल, नॉर्मली आप बचपन में अगर आपके मॉम डैड के साथ कभी गए होंगे तो छोटे गांव में या ऐसा बोलो छोटे शहरों में अभी भी ये होता है, बड़े शहरों में तो लोग सीधा आटा लेके आते हैं या गिरनी होती है। मैं मेरे डैड के साथ बचपन में जाता था गेहूं वगैरह खरीदने के लिए, गेहूं चावल खरीदने के लिए बोरे हम लेके आते थे और धूप में उसको धूप का लेके पहले उसको लेके आते थे और धूप में सुखाते थे। क्लियर है? बोरिक पाउडर वगैरह लगा के फिर उसको स्टोर करते थे। आपके घर में भी शायद ऐसा होता होगा, मेरे घर में तो बहुत होता था। मैं डैड के साथ जाता था, गेहूं चेक करने जाते थे, वो अलग अलग सैंपल दिखाता था कि ये चिनौर है, ये केसरी है, ये कोलम है, ऐसे अलग अलग गेहूं और चावल दिखाता था। डैड उसको लेते थे, सूंघते थे, देखते थे कि इसका सुगंध अच्छा है क्या, रोटी अच्छी बनेगी क्या। इस सैंपल पर से आपने पूरा 1 बोरी गेहूं खरीदा, 10 बोरी गेहूं खरीदा, तो सैंपल को गेहूं मैच होना चाहिए। तुमने बासमती राइस खरीदा और निकला कोलम छोटे दाने वाला, तो कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट अ सेल बाय सैंपल, कंडीशन टूटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगला सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सैंपल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। जो मैंने फ्लैट का एग्जांपल दिया,
आपको दिखा दो, एक सैंपल फ्लैट दिखा दिया, आपका फ्लैट बनना बाकी है, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ऐसा ही दिखेगा, एक बेडरूम इसके अंदर कम है, एक टॉयलेट इसके अंदर कम है, आप इसको परचेज कर सकते हो। दैट इज सेल बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन। नहीं मैच हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन, इन दैट केस इट इज वॉइड। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, ठीक है। जैसे बोरिक पाउडर परचेस करो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी एग्जांपल दिया था, बोरिक पाउडर परचेस करो स्टोर करने के लिए, इट इज पॉइजनस, उसके ऊपर लिखा है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। कोई भी कॉस्मेटिक परचेस करो, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। इवन टूथपेस्ट के ऊपर भी लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। डिओड्रेंट यूज करो, उसके ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल। ये सब चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। कभी अगर ऐसा हुआ कि आपने डिओ लिया, इनफ्लेमेबल का साइन है और डिओ फट गया, बुम, बॉब जैसा, आपने किए होंगे नहीं ये कारनामे, बहुत सारे डिओड्रेंट जमीन पे मारो, उसको आग लग गई, सर्कल बन गया, आगी आग, वाह वाह मजा, ऐसे हरकतें मत करना, इट इज वेरी डेंजरस, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो यह है क्वालिटी एंड फिटनेस। भैया हमने लैपटॉप लिया है 1 साल की, कम से कम उसके अंदर सॉफ्टवेयर चलनी चाहिए। मैंने फोन लिया है, फोन लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, एप्लीकेशन चलना चाहिए। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। कंडीशन एज टू वोलसमनेस, कि गुड्स पूरे वोलसम है, उसके अंदर कोई भी जाली पार्ट नहीं लगाया है। समझो तुमने खरीदी मर्सिडीज बेंज और उसके अंदर लगाए चाइना के पार्ट, सभी के सभी, गाड़ी चलाते जा रहे हो, एक एक पार्ट नीचे रस्ते पे गिरते जा रहा है, तुम जहां जा रहे हो तुम्हारे रस्ते पे तुम्हारे पदचिन्ह बनते जा रहे हैं, गाड़ी के पार्ट गिरते जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अ कंडीशन एज टू होलसमनेस, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो सकता है। यह है कंडीशन एज टू जो इंप्लाइड कंडीशंस है वो। फिर आती है इंप्लाइड वारंटी। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। अनडिस्टर्ब पोजेशन, गुड्स आपको बेचने के बाद में कोई भी आपसे पोजेशन छीन नहीं सकता। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकुम्बरेंस। एनकुम्बरेंस का मतलब होता है बच्चों चार्ज। किसी ने आपको गुड्स बेचे, पता चला, किसी ने आपको प्रॉपर्टी बेची, फ्लैट बेचा, पता चला वो फ्लैट ऑलरेडी बैंक के पास गिरवी था, गलत है ये। वारंटी इंप्लॉयड वारंटी है, फ्लैट किसी के पास गिरवी नहीं है, उसका पोजीशन मेरे को एंजॉय करते आएगा। डिस्क्लोजर एज टू डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस, नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, प्लेस इन कूल एंड ड्राई प्लेस। दवाई जब लेके आते हो तो वहां लिखा रहता है प्लेस एंड कूल इन ड्राई प्लेस, डज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, इसलिए दवाई की शीशी भी ब्राउन कलर की होती है जिससे सनलाइट पास ना हो। वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, ठीक है। यूसेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से भी क्वालिटी एंड फिटनेस होता है। जैसे सीजनल गुड्स, मैंगोज जब आते हैं और आप मैंगोज खरीदते हो तो आप सोचते हो आप हापुस मैंगो खरीदोगे, रत्नागिरी हापुस, देवगढ़ हापुस, तो आपको समझ में आता है कि ये जो हापुस है इसका टेस्ट अच्छा ही रहेगा, इसका क्वालिटी फिटनेस अच्छा ही रहेगा। तुमने मैंगो खरीदा और उसमें से सजीव प्राणी बाहर आना शुरू हुए, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में ये कंडीशन टूटी, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो सकता है। मैं चाहूंगा इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी एक बार वापस से रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए फटाफट। डन एवरीबॉडी? हो गया सबका? उसके बाद में अगले का चीज के ऊपर जाते हैं, कैविएट एम्प्टोर। व्हाट इज कैविएट एम्प्टोर? लेट द बायर बी अवेयर। गुड्स देख के बायर को खुद अवेयर होने दो। नॉर्मली मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी चेक कर लेते हो, सब्जी में अगर कोई सजीव प्राणी दिखे, एक आधी मस्त इल्ली, एकदम खूबसूरत सी प्यारी सी इल्ली है, ऐसे ऐसे घूम रही है, क्या ऐसी सब्जी आप खरीदते हो? हाँ सर खरीदते हो, वेज के साथ नॉन वेज का मजा आएगा सर। नालायक, ऐसी सब्जी तो नहीं खरीदते। लेट द बायर बी अवेयर। बायर को खुद अवेयर होने दो कि भैया जो गुड्स वो खरीदना चाहता है वो सही है या वो गलत है। ये चीज को आपने याद रखना। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता। कुछ केसेस में कैविएट एम्प्टोर लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगता, एक्सेप्शन है कैविएट एम्प्टोर के। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे देख के डिफेक्ट पता नहीं चल सकता। तुम कंप्यूटर परचेज करने गए, कंप्यूटर में कौन से पार्ट्स लगे तुम्हें देख के डिफेक्ट पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, वायरस वाला कंप्यूटर भी आपको बेच सकते हैं, तो यहां कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा। भले आपने पीसी देख लिया हो पर आपको डैमेजेस क्लेम करते आएंगे। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। दूसरा, अगर आपने कोई गुड्स
पेटेंट या ब्रांड नेम में खरीदे होंगे तो उसी पेटेंट और ब्रांड नेम के होने चाहिए। जैसे आईएसओ, इंडिया में आईएसओ 2000 2001 ये क्वालिटी कंट्रोल मार्क है। क्वालिटी कंट्रोल मार्क मतलब जिसके ऊपर आईएसओ का स्टैंप रहेगा वो क्वालिटी में गुड्स अच्छे ही होंगे। तो आपने आईएसओ ब्रांड नेम मार्क गुड्स परचेस किए पर उसकी वजह से आपको डैमेज हो गया, ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टोर वर्क नहीं करेगा। या आपने ब्रांडेड कोई भी, समझो आपने मर्सिडीज बेंच की कार खरीदी, आप मर्सिडीज बेंच की कार चेक नहीं करोगे, आप ये अज्यूम करके चलोगे कि उसमें सब मर्सिडीज के पार्ट लगे हैं। लेकिन अगर उसमें मर्सिडीज के पार्ट नहीं लगे हैं तो कैविएट एम्प्टोर वर्क यहां नहीं करेगा, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग विथ अ डिस्क्रिप्शन, आप अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देके गुड्स बनवा रहे हो, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, ये डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है। मैं बताऊंगा मुझे वेबसाइट कैसी चाहिए, वेबसाइट में क्या क्या चाहिए। वेबसाइट मतलब नालायक अच्छा सोचो, वो वाली वेबसाइट नहीं बोल रहा हूं, इमीडिएटली दिमाग इधर उधर भागना शुरू होता है। अब लिखोगे स्माइली डालो, हाँ आ गई, दना दन स्माइली आएगी अब यहां पे, ठीक है। सो वेबसाइट वगैरह आप देखते हो तो ऐसे सिचुएशन में वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो आपके डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट बनती है, वहां पे कैविएट एम्प्टोर नहीं लिखता है। क्लियर है कंसेप्ट। उसके बाद में where the goods are bought by description from seller who deals in the goods of that description, मतलब कोई सेलर है उसका यूएसपी है कि वो एक ही टाइप के गुड्स में मैन्युफैक्चर करके टेलर मेड करके देता है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे भी कैविएट एम्प्टोर वर्क नहीं करता, वहां पे भी कैविएट एम्प्टोर वर्क नहीं करता। अब ऐसा कौन सा एग्जांपल है कि सेलर स्पेसिफिक टेलर मेड गुड्स के अंदर प्रॉपरली वर्क करता है, तो आप कभी समझ लो होटल बिजनेस, जब आप स्विगी वगैरह से पार्सल लेते हो, तो स्विगी से पार्सल लेते हो तो आपको गुड्स चेक करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। गुड्स आते हो, आप खोलते हो, अब समझो कोई आया मस्त सब्जी वगैरह आपने बुलाई या पिज्जा बुलाया, पिज्जा खोला पता चला ऑलरेडी कुछ जीव वो पिज्जा ऑलरेडी आपसे पहले खाना शुरू कर दिए है, तो कैविएट एम्प्टोर यहां पे वर्कआउट नहीं होगा। अगला, सैंपलिंग के केस में कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा क्योंकि तुमने चावल का सैंपल देखा है तो पूरा बोरा इसको मैच करना जरूरी नहीं है। सैंपल और डिस्क्रिप्शन, जो फ्लैट सेल का मैंने एग्जांपल दिया था, उसको भी कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा। यूसेज ऑफ ट्रेड में कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा। नॉर्मली आप गोल्ड परचेस करते हो तो गोल्ड देख के आपको समझ में नहीं आता कि 18 कैरेट गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड है, या ये डायमंड रिंग 18 कैरेट के 24 कैरेट के कितने कैरेट का डायमंड है। ये तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके हिसाब से आप अज्यूम कर लेते हो कि भैया सर्टिफिकेट है मतलब ये इस टाइप का है। तो यूसेज ऑफ ट्रेड को नॉर्मली कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता क्योंकि आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कि कितना प्योर गोल्ड है। और सबसे आखिरी, कैविएट एम्प्टोर विल नॉट अप्लाई इन द केस बायर हैज राइट टू वाइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्लेम ऑफ डैमेजेस। क्लियर है आंसर। ये कुछ एरिया है जहां कैविएट एम्प्टोर ये वर्क नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। चलो इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। थोड़ा 2-4 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का सिर्फ, ठीक है। अभी तक का जो मैंने पढ़ा है वो सब एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है उसको मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
डन एवरीबॉडी, रेडी? ओके, नाउ आफ्टर दिस हम बढ़ रहे हैं आगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इसके ऊपर हम जा रहे हैं। नॉर्मली ओनरशिप ये कब ट्रांसफर होती है? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट होता है, भले ही पोजीशन ट्रांसफर हो या ना ट्रांसफर हो, ओनरशिप या एग्रीमेंट टू सेल के साथ में ही शुरू हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? द प्राइमरी रूल रिगार्डिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू बायर अनलेस एंड अंटिल गुड्स आर असर्टेन्ड। जब तक गुड्स असर्टन ना हो जाए, डिलीवरेबल स्टेट में ना आ जाए, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता। मैंने इसके ऊपर कंडीशन बना के रखे हैं कि भैया कौन से केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। तो ये 4 कंडीशन आपने नोट करके रखना है, ठीक है? होल्ड, एक मैंने डायग्राम ही बनाया था जब मेरे को लगता है थोड़ा याद आ रहा है। नीचे तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, एफएक्यूज पर से हो जाएगा, डोंट वरी। कब प्रॉपर्टी गुड्स का ट्रांसफर होता है, मैं चाहूंगा आप भी साथ साथ में लिख के रखिए। पहला, डिलीवरेबल स्टेट में गुड होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए, बायर इज बाउंड टू टेक अ डिलीवरी होना चाहिए, मतलब बायर को डिलीवरी लेना ही पड़ेगा, ये सिचुएशन होना चाहिए, एंड नोटिस आपने बायर को दे देना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, असर्टन होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, तो गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, ये कौन से केस में? व्हेन अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, ये 4 पॉइंट, ठीक है? कि भैया डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इज होना चाहिए, बायर डिलीवरी लेने के लिए बाउंड होना चाहिए और नोटिस ही आपने बायर को देना चाहिए। हाउ डू यू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टन गुड्स? अनअसर्टन गुड्स की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी? असर्टन करो, डिलीवरेबल स्टेट में लाओ और अनकंडीशनल सेल करो, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? गुड्स कैसे एप्रोप्रिएट होंगे? गुड्स सिलेक्ट करो, म्यूचुअल कंसेंट लो, डिलीवरेबल स्टेट में लाओ और अनकंडीशनल सेल करो, तो जाके गुड्स ये एप्रोप्रिएट किए जा सकते हैं। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर आपने गुड्स सेल किए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी कब पास होगी बायर को? इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। When he signifies his approval or acceptance by seller, when he does any act adopting a transaction, कोई भी एक्ट करता है ट्रांजेक्शन अडॉप्ट करने के लिए, तो ट्रांसफर होगा। If he does not signify approval, acceptance seller, but retains the goods beyond a reasonable time, reasonable time के beyond अगर गुड्स को रिटेन करके रखता है, तो भी सेल और रिटर्न बेसिस का सेल कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, it may be noted that goods have been delivered by a person on sale or return on terms of that goods where remain in the property of the seller till they are paid for. The property therein does not pass to buyer until terms are complied with, cash is paid for. A buyer under a contract basis sale or return deemed to exercise his option when he does any act exercising domination over the goods showing unequivocal intention to buy the goods. Normally कैश सेल आपने किया और बायर को रिटर्न करने का फायदा होता है। जैसे आप अमेजॉन से कोई भी गुड्स परचेस करते हो तो आपको नियरली मिलते हैं 30 दिन, कि अगर आप 30 डेज में उसको रिटर्न करो तो रिटर्न माना जाएगा, नहीं तो उसको कैश सेल का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है? रिजर्वेशन फॉर राइट टू डिस्पोजल हम देखेंगे। अभी तक का सेल और रिटर्न वाला एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, मैं क्वेरी एंटरटेन करता हूं। कोई क्वेरी है? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब सेल के खिलाफ गुड्स को एप्रोप्रिएट करना, सेल के खिलाफ गुड्स को निकाल के रखना, ठीक है? रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल मतलब कब आप गुड्स डिस्पोज कर सकते हो, इसके बारे में। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको आइडिया आएगा थोड़ा सा। इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरिएज, आपने रेलवे को गुड्स दिए कि भैया किसी लोकेशन पे भेजने हैं,
and by the bill of lading, railway receipt as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller, okay, or his agent, then seller will be prima facie deemed to have reserved to a right of disposal. Seller के पास ये right of disposal आएगा, where the seller draws the bill on a buyer for the price and sends to him a bill of exchange together with a bill of lading, as the case may be. The railway receipt to secure the acceptance by payment, the buyer must return the bill of lading. If he does not accept the bill of exchange and if he wrongfully returns the bill of lading, railway receipt, the property in the goods does not passes to him. इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा. अंक्या ने साग्या को रेलवे से गुड्स भेजे. अंक्या चेरापुंजी का था, साग्या चिंचपोकली में रहता था. अंक्या ने साग्या को रेलवे से गुड्स भेजे. रेलवे से गुड्स भेजे, साग्या उसको क्लेम कर पाए इसलिए पोस्ट के थ्रू रेलवे रिसीट भेजा और साथ में चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा कि इसको साइन करके भेज दे. साग्या ने रेलवे रिसीट लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, पर कोई भी पेमेंट अंक्या को बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर या वैसे भी नहीं दिया. तो इस केस में अंक्या रेलवे वालों को डायरेक्शन दे सकता है कि साग्या जब इसको क्लेम करने आए तो आप इसको कोई डिलीवरी ना देना, उल्टा एक नया बंदा आएगा पार्या, उसको आप डिलीवरी दे सकते हो अगर वो रेलवे रिसीट लेके आए, अगर अंक्या को आगे के आगे गुड्स बेचने हैं तो. इसे कहते हैं राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स. ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. डायग्राम पसंद आया तो इसका फोटो खींच लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. Sure, done everybody? हो गया सबका? नेक्स्ट. ये चीज होने के बाद में अगला एग्जाम्पल के बाद मैंने नेक्स्ट लिया है पासिंग ऑफ अ रिस्क. गुड्स की रिस्क सेलर के साथ ही रहती है जब तक के गुड्स ये आप डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाते. ये ओरिजिनल रिस्क रूल है. रूल इज अनलेस अदरवाइज एग्रीड द रिस्क ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द सेलर. और जब एग्रीमेंट हो जाएगा या डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे तो गुड्स का रिस्क बायर को पास हो जाता है. एक्सेप्शन टू ओरिजिनल, डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ द बायर. सेलर ने गुड्स निकाल के रखे थे, बायर डिलीवरी लेने आया नहीं, गुड्स जल गए, तो ऐसे सिचुएशन में इसका फॉल्ट बायर का है, बायर को आपको गुड्स का डैमेज पे करने के लिए बोलना पड़ेगा. क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना. ट्रांसफर ऑफ टाइटल, द जनरली सेलर सेल्स द गुड्स ऑफ विच ही इज एब्सोल्यूट ओनर. सेलर वही गुड्स बेच सकता है जो उसका ओनर है. सेलर में सेल द गुड्स ऑफ विच ही इज नॉट ओनर, पर वो एजेंट है या उसके पास बाद में आने वाला है. सेलर के पास एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए और बायर को सेलर से बेटर टाइटल नहीं मिल सकता. दिस रूल इज कॉल्ड एज नेमो दैट क्वाइड नॉन हैबिट. नेमो दैट क्वाइड नॉन हैबिट मतलब बायर कैनॉट गेट अ बेटर टाइटल देन सेलर. सेलर अगर चोर है तो बायर भी चोर ही माना जाएगा, तो बायर को गुड्स ओरिजिनल ओनर को वापस करने पड़ेंगे. सेलर अगर लॉस्ट एंड फाउंड वाला है तो बायर भी लॉस्ट एंड फाउंड वाला माना जाएगा, उसको गुड्स ओरिजिनल ओनर को वापस करने पड़ेंगे. सो कौन कौन सेल कर सकता है इसके बारे में अब हम यहां पे देखने वाले हैं. ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनली ओनर ऑफ गुड्स कैन गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर. एक्सेप्शन, थर्ड पार्टी भी बेटर टाइटल दे सकती है. थर्ड पार्टी अगर बेचे तो कौन सा? सेल बाय एजेंट. अगर एजेंट सेल करे तो भी बेटर टाइटल मिलेगा. पोजीशन विदाउट अ कंसेंट ऑफ ओनर, ऑर्डिनरी बिजनेस, बायर इन गुड फेथ. क्लियर है कंसेप्ट? तो मिलेगा. बाय जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर हैव अ पोजीशन विद अ परमिशन, बायर इज इन गुड फेथ. पर्सन इन पोजीशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में बायर विल हैव टाइटल टू गुड्स इन गुड फेथ, तो मिल सकता है. रीसेल ऑफ द गुड्स, अगर आप गुड्स रीसेल करते हो तो जो नेक्स्ट ओनर है उसको टाइटल मिलेगा. जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिया था, रुतिया ने हिदया को व्हाइट हॉर्स बेचा, बाद में सेम हॉर्स रुतिया ने जेसी को बेचा गुड फेथ में, तो ओनर कौन बन जाएगा? जेसी, क्योंकि जेसी ने इसको गुड फेथ में परचेस किया है. हिदया ये रुतिया से कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है. ठीक है. उसके बाद में अगला वाला, और कौन गुड्स बेच सकता है? आ जाइए. रीसेल ऑफ गुड्स, आपने कोई गुड्स आईफोन परचेस किया,
और उसको आपने बाद में रीसेल किया, चलेगा। रीसेल ऑफ गुड्स में भी बेटा टाइटल जा सकता है। एस्टोपल, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल और कस्टम और कंडक्ट डिसाइड्स द पर्सन कैन सेल द गुड्स। सिंपली अगर मैं इसको बोलूं तो ऐसा आप कह सकते हो, अभी एक एंटरप्राइज का मैंने एग्जांपल दिया था, बट मैं ऐसा कह सकता हूं ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट के पास में नॉर्मली बाय कंडक्ट राइट होता है कि वो जो ट्रैवल कंपनी है उसके टिकट्स बेच पाए। वो टिकट बेचने के बाद में ट्रैवल कंपनी को बोलता है अरे ये टिकट मैंने बेच दिया है, ये इसका ऐसा सिचुएशन है। सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर मतलब कोई भी अनपेड सेलर है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पास गाड़ी थी, ठीक है, वो मैंने विजय सर को बेची, विजय सर को 1 करोड़ में बेची, पर विजय सर ने मेरे को कोई पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ऐसे केस में सेम गाड़ी मैं विशाल सर को बेच सकता हूं क्योंकि मैं अनपेड सेलर हूं। मैंने विजय सर को बेचा था, मैं अनपेड सेलर रहा, मैंने विशाल सर को सेम गाड़ी बेचा तो भी चल जाएगा। सेल अंडर अदर एक्ट, कोई दूसरे एक्ट में भी आप सेल कर सकते हो, जैसे ऑक्शन, लिक्विडेशन में लिक्विडेटर सेल कर सकता है। लिक्विडेटर ये नॉर्मली गुड्स का ओनर नहीं रहता, ऑक्शनियर गुड्स का ओनर रहता, बट फिर भी वो सेल करेंगे तो वैलिड माना जाता है। ये भी एक चार्ट याद रखना उस चीज के लिए कि अदर देन सेलर कौन कौन सेल कर सकता है। गो फॉर इट फास्ट, इसको मार्क करके रखना। चलो डन एवरीबॉडी, लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। मैंने पूरे डायग्राम को यहां समझा दिया है। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, ठीक है, यहां पे मैंने रूल्स लिख के रखे हैं। पहला, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी दिया तो भी ऐसा माना जाता है कि गुड्स के लिए ओनरशिप पार्ट डिलीवरी का ट्रांसफर हो चुका है। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू रिमेनिंग डिलीवरी होना चाहिए। बुक्स प्रिंटिंग, नॉर्मली हम जब बुक्स प्रिंट करते हैं तो हम हमारे प्रिंटर को बोलते हैं कि भाई 2000 बुक्स प्रिंट कर, उसमें से 1000 अभी डिलीवर कर दे, 1000 बाद में करना। दिस इज पार्ट डिलीवरी, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है पार्ट डिलीवरी करने से, ठीक है। दूसरा, बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, लॉस विल लीड टू लॉस ऑफ द बायर। जैसे कार परचेस, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कार के लिए आपने बुकिंग कर लिया, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में कार की डिलीवरी आप लेने जा सकते हो, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये नॉर्मली एज पर एग्रीमेंट फिक्स होता है, बट अगर एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो रीजनेबल प्लेस, जहां पे आपने एग्रीमेंट किया होगा वो वाला प्लेस हो सकता है। टाइम ऑफ डिलीवरी एज पर एग्रीमेंट फिक्स होता है, नहीं तो रीजनेबल टाइम पे आप डिलीवरी देना चाहिए। और रीजनेबल टाइम मैंने बोला है पेरिशेबल गुड्स में 1 से 2 दिन, और ड्यूरेबल गुड्स में इट कैन बी 6 months to 1 year। टाइम टू टेंडर डिलीवरी ऑलरेडी मैंने ऊपर बोल दिया। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, ये एग्रीमेंट के हिसाब से बियर किए जाएंगे, और अगर नहीं बोला गया है तो नॉर्मली ये एक्सपेंसेस सेलर बियर करता है, आर नॉर्मली बोर्न बाय द सेलर। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, अगर आपने गलत सलत क्वांटिटी का डिलीवरी दे दिया, कहां गया हे भगवान, किथे चला गया? हाँ, रॉन्ग क्वांटिटी का डिलीवरी दिया, कम क्वांटिटी का डिलीवरी दिया तो बायर मांग सकता है जो बचा हुआ डिलीवरी है। ज्यादा क्वांटिटी का डिलीवरी दे दिया और बायर ने उसको रख लिया, तो ऐसे सिचुएशन में बायर को उसके लिए पे करना पड़ेगा, या बायर को गुड्स एक्सेस क्वांटिटी वाले गुड्स वापस करने पड़ेंगे। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। गुड्स अगर इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स के साथ सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स मिक्स हो गए तो उसको सेपरेट करके देना चाहिए। अगर वो सेपरेट नहीं हो सकते तो बायर को आपने डैमेजेस देने चाहिए। ये चीज यहां पे बोली गई है। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज दे सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको गुड्स की पूरी डिलीवरी मिलेगी और टाइटल भी मिलेगा। डिलीवरी बाय कैरियर, जैसे रेलवे रिसीट, रॉयल रिसीट से आप डिलीवरी दे सकते हो, बिल्कुल चलेगा। डिटोरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, जैसे नॉर्मल लॉस, आपने अकाउंटिंग किया होगा तो पेट्रोल पंप वगैरह का अकाउंटिंग होता है, सब्जी का अकाउंटिंग होता है, तो उसके अंदर हम नॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं, एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं। नॉर्मल लॉस, पेट्रोल उड़ गया तो हम समझते हैं कि भैया 100 लीटर के पीछे 1 लीटर पेट्रोल उड़ जाता है, नॉर्मल लॉस। लेकिन जल गया तो एबनॉर्मल लॉस की हम एंट्री करते हैं। तो डिटोरियोरेशन रिगार्डिंग ट्रांजिट नॉर्मली बायर बियर करता है। द ट्रांजिट कोर्स विल फॉल ऑन बायर, बायर के ऊपर इसका रिस्क होता है। बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, बायर कभी भी गुड्स को एग्जामाइन कर सकता है पहले से, डिलीवरी लेने के पहले, तभी जाके उसकी प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर होगी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है,
इसको मैं यहां पे लेना चाहूंगा एक चार्ट के अंदर। डिलीवरी ऑफ गुड्स आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, सेलर को नोटिस देके आप डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकते हो। गुड्स के साथ में आपने ऐसी कोई एक्ट किया जिससे ऐसा समझ में आ रहा है आपने डिलीवरी ले ली, जैसे सेलर ने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको ऐसा मानेंगे कि भैया आपने डिलीवरी ले लिया। या आपने गुड्स रिटेन कर लिया बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, सेलर को नोटिस दिया, नोटिस टू सेलर रिगार्डिंग रिटर्न, विदाउट नोटिस एक्सेप्ट द गुड्स। अगर आपने सेलर, हाँ रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड गुड्स का पोजीशन आपके पास है, पर आपने सेलर को रिटर्न का नोटिस दिया है कि भाई मेरे को ये गुड्स नहीं चाहिए, वापस ले जा, तो डिलीवरी आपके पास नहीं, मतलब ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगा। पर आपने नोटिस भी नहीं दिया, आपने गुड्स भी खुद के पास रखे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है। मैं चाहूंगा इसका भी फोटो खींच के रखिए। मेरे को लगता है बच्चे सो गए हैं सबके सब, नालायक लोग। बताइए मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद ही से बड़बड़ करते जा रहा हूं यहां पे। एसओबल वाला बेटा पीछे जाके आप वापस से एक बार वो पॉइंट देख लीजिए। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर जब वो पहले ओरिजिनल ओनर के लिए नोटिस देते हैं दीपक, और जब ओरिजिनल ओनर नहीं मिलता है रीजनेबल एफर्ट्स के बाद, तो जाके वो ओनरशिप में खुद गुड्स बेच देते हैं बेटा। थैंक यू सो मच अस्मित। चलो डन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अनपेड सेलर, हे भगवान, अनपेड सेलर मतलब जिसको पेमेंट नहीं मिला है, इसके कितने राइट्स होते हैं? राइट ऑफ लीन, लीन मतलब गुड्स का पोजीशन खुद के पास रह के रखना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब गुड्स अगर ट्रांजिट में जा रहे हैं उसको पकड़ के रखना। राइट टू रीसेल, गुड्स अगर आपके पोजीशन में किसी और को बेच दो। राइट अगेंस्ट बायर, राइट ऑफ प्राइस, सूट फॉर प्राइस, बायर से पूरी प्राइस रिकवर करो। सूट फॉर डैमेजेस, फिर हमने डैमेजेस पढ़े थे, नॉमिनल डैमेजेस कल ही पढ़े थे ना कॉन्ट्रैक्ट में। नॉमिनल डैमेजेस, ये डैमेजेस के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। नॉमिनल, विंडिकेट, एग्जाम्पलरी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, इंटरेस्ट, रिपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। राइट अगेंस्ट गुड्स, यहां पे राइट ऑफ लीन था। राइट ऑफ लीन में गुड्स का पोजीशन खुद के पास रखो, लेकिन कब रख सकते हो? विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, विदाउट टर्म ऑफ एक्सपायरी, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, बायर जब इंसॉल्वेंट होगा तब आप राइट ऑफ लीन ले सकते हो। राइट ऑफ ट्रांजिट कब ले सकते हो? नॉर्मली सेलर मस्ट बी अनपेड, उसका उसके पास पोजीशन नहीं होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लिया जा सकता है। राइट टू रीसेल, आपके पास पोजीशन है, गुड्स पेरिशेबल नेचर के है, तो जाके आप उसको सेल कर सकते हो क्योंकि गुड्स खराब हो जाएंगे उसके लिए। राइट ऑफ अनपेड सेलर में सूट फॉर प्राइस, प्राइस रिकवर करो, ठीक है, जैसे टाइटल बायर के ऊपर प्रास हुआ है ऐसे। डैमेजेस के लिए कर सकते हो, डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट से हमको पढ़ने हैं, ठीक है। रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए ड्यू डेट के पहले। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकते हो। फिर राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच का डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना। राइट ऑफ लीन, रिटेन अ पोजीशन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीगेन अ पोजीशन, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रांजिट में गुड्स डाले, आप गुड्स को वापस ले रहे हो, रीगेन अ पोजीशन। डिफरेंस इन पोजीशन, सेलर शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यहां शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन एंड गुड्स आर विद द कैरियर, क्लियर है। क्लेमिंग अ राइट, बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, ठीक है। राइट ऑफ लीन कैन बी क्लेम इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, यहां पे कैनॉट बी क्लेम इन केस अदर देन इंसॉल्वेंसी। तो यहां ऊपर एक छोटा सा मैं करेक्शन बोलना चाहूंगा सबको, राइट ऑफ लीन में बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, डजंट मैटर, सॉल्वेंट हो इंसॉल्वेंट हो, राइट ऑफ लीन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये नॉर्मली इंसॉल्वेंसी के केस में ही आप क्लेम कर सकते हो, बायर हैज टू बिकम इंसॉल्वेंट, इसको आपने स्टार मार्क करके रखना है, क्लियर है कंसेप्ट। ये हुआ डिफरेंस। फिर इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज, प्लेज का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था ऊपर, ठीक है। क्या आप गुड्स को प्लेज कर सकते हो? यस, यहां एक एग्जांपल दिया है, ये आपने एक बार रीड करना क्योंकि प्लेज में ऑलरेडी समझा चुका हूं ऊपर। राइट ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे तो फिर आपके राइट्स क्या है, इसको मैं यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। राइट ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपके क्या राइट्स है? पहला, बायर्स राइट अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर नॉन डिलीवरी, गुड्स नहीं मिले इसके लिए आप केस कर सकते हो। may sue a seller for damages, damage would be
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है माइनस मार्केट प्राइस, या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. हाउएवर देयर इज नो सच अ मार्केट. Thus, if the goods contracted for are not obtainable, जो आपने गुड्स कॉन्ट्रैक्ट किए वो ऑब्टेनेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्लेम कर सकते हो डिफरेंस इन द प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेम काइंड ऑफ गुड्स, आप सिमिलर काइंड के गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइट अफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डैमेजेस. और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर वो मार्केट से रिप्लेस नहीं हो सकता, देन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन कैरिड आउट. अब इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा. लेट्स गो. अंक्या ने साग्या से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो साग्या से 100 शर्ट परचेस करेगा 500 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए पर शर्ट के हिसाब से. अंक्या ने साग्या से कॉन्ट्रैक्ट किया, 500 रुपए पर के हिसाब से वो शर्ट परचेस करेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंक्या ने आगे सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 500 से 100 शर्ट लेगा और वो सही सेम शर्ट वो 800 रुपए से आगे बेचेगा पार्या को. किसको बेचेगा? पार्या को. अब साग्या ने एंड टाइम पे शर्ट की डिलीवरी देने से मना कर दिया. अंक्या को 100 शर्ट मार्केट से परचेस करने पड़े 700 रुपए पर शर्ट के हिसाब से. तो अंक्या कितने डैमेजेस क्लेम कर सकता है? तो 700 रुपीज से उसने परचेस किए, 500 रुपीज का सागे के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो 200 रुपए पर शर्ट अंक्या ने ज्यादा पे, 200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 20,000 रुपए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है साग्या से. 20,000 कैसे? 100 शर्ट 200 रुपए ज्यादा पे किए मार्केट से परचेस करने के लिए, 20,000 का डैमेजेस क्लेम करेगा और फिर ये शर्ट वो आगे बेच सकता है पार्या को. दिस इज हाउ यू क्लेम द डैमेजेस. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आगे आपको जितने में बेचना है वो आपका नजरिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे ये शर्ट आप आराम से बेच सकते हो. एंड दिस इज द डैमेजेस दैट यू क्लेम. ये एग्जांपल को आप लिख के रखिए, ये आपके बड़े काम में आएगा. गो फॉर इट फास्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होने के बाद ही ब्रेक मिलेगा, उसके पहले किसी को कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला बेटा. चलो डन एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच गाइस. डन एवरीबॉडी. ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बायर सेलर को बोल सकता है कि स्पेसिफिकली तू परफॉर्म करो और कॉन्ट्रैक्ट मुझे पूरा कंप्लीट करके दे. सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, बायर ने जो प्राइस पे किया है वो सेलर से रिकवर कर सकता है. फिर अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो सेलर के पास क्या क्या राइट है? तो हमने सेलर के राइट तो ऑलरेडी देख लिए कि राइट ऑफ गुड्स के खिलाफ राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू क्लेम डैमेजेस, राइट टू सूट फॉर प्राइस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया. उसी के अंदर राइट टू सू फॉर प्राइस है एंड डैमेजेस, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. फिर आता है ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल मतलब एक एजेंट अपॉइंट करो जो नीलामी करेगा आपके प्रॉपर्टी कि 5001, 5002, 5003 डैश सेल. आपने ऑलरेडी देखा होगा, कई बार मूवीज में ऑक्शन वगैरह दिखाते हैं, अगर आपको याद होगा तो. Where goods are not sale in the lot, then each lot is subject matter for separate contract. Auctioneer announce a completion of sale by fall of hammer. Hammer गिर गया, sell हो गया. Right to bid may be reserved expressly or on behalf of seller. Seller के behalf पे कोई भी बिड कर सकता है, नॉर्मली वो रिजर्व कर सकता है इस राइट को. Where sale is not notified subject to right of the seller to bid, it shall not be lawful for seller to bid himself. सेलर अगर नोटिफाई करेगा तो सेलर खुद भी बिड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, मैं इस सेलफोन को यहां पे सेल आउट करना चाहता हूं और मैं खुद बिड करना चाहता हूं ये सेलफोन के लिए, तो मुझे पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा. मैंने अगर नोटिफाई नहीं किया तो मैं यहां पे बिड नहीं कर सकता, मैं किसी को बिडिंग अलाउ नहीं कर सकता. सेल में बी नोटिफाइड बाय सब्जेक्ट रिजर्व अपसेट प्राइस. If the seller makes the use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of buyer. ठीक है, सेल ये बायर के ऑप्शन के ऊपर वॉइड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. यहां पे आपका ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होता है और यहां पे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है खत्म. आई होप
कि नियरली हमने इसके लिए सफिशियंट समय दिया है, नियरली 1.25 घंटे हमने इसके लिए दिए हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक ठोकिए, 360 लाइक है, 500 लाइक कम से कम कर दीजिए इसको। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में मुझे बताइएगा, लेक्चर अपलोड होने के बाद। अभी भी आप बता सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए और बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अनपेड सेलर ऑलरेडी हो गया बेटा ऊपर, रिवाइज करके देखिए फ्यूचर सीए। चलो डन एवरीबॉडी। हाँ, एंड वाला ये टॉपिक शायद अपलोड नहीं होगा, पर मैंने यहां पे आपको समझा दिया ऑलरेडी। अगर नहीं आपको याद तो एक चार्ट के हिसाब से और एक बार समझाता हूं इसको, तो थोड़ा सा ठीक से समझ लेना, मतलब बाद में इसके तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है, एक और चार्ट है जिसको मैंने यहां पे नहीं लिया है, उसके थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट सी दिस। ठीक है, आ जाइए। राइट ऑफ अनपेड सेलर जो है, अब थोड़ा इसको, इस टॉपिक को हमने नहीं लिया है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्ट्रांगली यहां पे लेते हैं और इसको हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, राइट ऑफ अनपेड सेलर ये 3 टाइप में डिवाइड होते हैं: राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल द गुड्स। 5-10 मिनट लगेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, अच्छा है सुनना। राइट ऑफ लीन मतलब मैंने आपको गुड्स बेचे, समझो ये सेलफोन जो है ये मैंने आपको बेच दिया, लेकिन अभी तक इसका डिलीवरी मेरे पास है और आपने मुझे पेमेंट नहीं किया है। मेरे पास इसका पोजीशन है, मैंने इसको मेरे पास ही संभाल के रखा जब तक डिलीवरी पैसा नहीं मिला। राइट ऑफ लीन, मैंने पोजीशन संभाल के रखा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये सेलफोन को मैंने आपको शिप कर दिया, बाद में मेरे को पता चला आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं शिपिंग कंपनी को बोलूंगा फोन करके, रोक दो, बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, पैसा नहीं आया है, मेरे को गुड्स वापस चाहिए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में मैंने गुड्स को स्टॉप कर दिया। राइट टू रीसेल द गुड्स, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, आपने मुझे पेमेंट नहीं किया है, मैं अनपेड सेलर हूं, तो ऐसे सिचुएशन में वो गुड्स खराब होने से पहले मैं उसको बेच सकता हूं। तो इनके कंडीशंस देखना। राइट ऑफ लीन में गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ सेलर, सेलफोन अभी भी मेरे पोजीशन में है। विदाउट क्रेडिट पीरियड, मुझे कोई क्रेडिट पीरियड मैंने आपको नहीं दिया है। द क्रेडिट पीरियड अगर मैंने दिया है तो वो एक्सपायर हो चुका है, और ऐसे सिचुएशन में आप सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, गुड्स मेरे पोजीशन में, राइट ऑफ लीन में है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अनपेड सेलर है, गुड्स के साथ उसको पार्टिंग हुआ है, गुड्स के साथ ये दूरियां हुई है, ये दूरियां, गुड्स ट्रांजिट में दूर हो चुके हैं, गुड्स ट्रांजिट में है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट नहीं करेगा, तो मैं भैया इस गुड्स को ट्रांजिट से वापस निकाल के लाऊंगा। राइट टू रीसेल द गुड्स कब, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, बायर को आपने नोटिस दिया है, बायर ने फिर भी पेमेंट नहीं किया है, आप इस गुड्स को सेल कर दोगे। ठीक है, और फ्रॉम विल प्रोवाइडेड ओवर लीगैलिटी, रियलिटी विल प्रिवेल ओवर लीगैलिटी, रियलिटी में आप गुड्स को सेल करोगे तो वो पेरिश नहीं होंगे, आपको पैसा मिलेगा। फिर अगेंस्ट बायर आपके क्या क्या राइट्स है उसको मैं यहां पे समझा दूं। अगेंस्ट बायर, अगेंस्ट गुड्स अनपेड सेलर के तो हमने राइट्स देख लिए, अगेंस्ट बायर क्या क्या राइट्स है। सूट फॉर प्राइस, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड नॉट टू बायर। ठीक है, आप प्राइस के लिए सू कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, या फिर बायर को अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं भी की है तो भी आप प्राइस के लिए सू कर सकते हो। निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पे द प्राइस, बायर को आपने नोटिस दिया बट फिर भी वो प्राइस पे नहीं कर रहा, राइट टू sue फॉर प्राइस। रिकवर प्राइस ऑफ गुड्स, प्लस आप डैमेजेस रिकवर कर सकते हो, प्लस लीगल एक्सपेंसेस जो रिकवरी के लिए लगे, जैसे मैंने लॉयर अपॉइंट किया केस करने के लिए, उसको 10,000 रुपए दिए, वो भी मैं रिकवर कर सकता हूं सूट फॉर प्राइस में। सूट फॉर डैमेजेस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज, हमने कॉन्ट्रैक्ट में रिवीजन में ऑलरेडी देखा है, स्पेशल डैमेजेस, विंडिकेट डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डिटोरियोरेशन डैमेजेस, डिले, लिक्विडेटेड डैमेजेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो। ये डैमेजेस क्लेम करने के बाद अगर फिर भी बायर पैसा नहीं देता तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो बिफोर ड्यू डेट, अगर सेलर अनपेड रहता है तो। अनपेड सेलर का आगे से लेक्चर पेंडिंग था, पर मैंने यहां पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ इसको मेंशन किया है। ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, या फिर इसके फोटो खींच के रखिए, आराम से इसको लिख लेना। समझ में आया क्या ये मेरे को सिर्फ बता देना, गो फॉर इट फास्ट।
प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब होता है बेटा कि ऑक्शनियर ने खुद के ही एजेंट ऑक्शन में बिठाए और जबरदस्ती प्राइस को हाइक करने की कोशिश की फेक बिडिंग करके, उसे कहते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। प्राइमा फेसिया मतलब ऑन द फेस, अपरेंटली, देखते से ही समझ में आएगा। हाँ ये सब अपलोड होने वाला है बेटा। फोटो खींच लिया सबने? समझ में आया क्या? ये सब मुझे बोल देना फटाफट। चलो डन। सो यहाँ पे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होता है और जो पेंडिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लेक्चर था उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके रख दिया है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। यहाँ पे मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए हम वापस से आधे घंटे बाद मिलेंगे टेंटेटिवली, ठीक है। 1:30 बजे के आसपास हम पार्टनरशिप के लिए मिलेंगे। शायद 1:30 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, आई डोंट नो कि 1:30 बजे लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आज संडे है बेसिकली और 2-3 थोड़ा सा घर वाले भी जरा चिल्ला रहे, बट ठीक है। मैं आज 1:30 बजे पार्टनरशिप का लाइव स्ट्रीम करूंगा। नहीं करूंगा अगर शायद तो अपन कर लेंगे कल। फिर पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट, वैसे भी एग्जाम डिले हुआ, एक एक दिन 2-2 घंटे करो तो भी हमारा लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, आज के लिए। 1:30 बजे लाइव स्ट्रीम हुआ तो हम पार्टनरशिप लेंगे, नहीं तो कल 11 बजे वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नहीं तो एंड में आप चिल्लाना शुरू कर दोगे सर डाटा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा, अपलोड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। चलो आज के लिए काफी करते हैं, दिस सॉल्यूशन करे। एक बार लाइक ठोक दीजिए, 500 लाइक का टारगेट करते हैं, धनाधन फटाफट लाइक ठोक दीजिए। थोड़ा सा कैसा गरीब आदमी को भी अच्छा लगे ना कि भाई पढ़ाया, कुछ मजा आया, लाइक देख के ही मजा ले लेंगे, ठीक है। अभी अपन सर्विस में है तो अभी लाइक देख के ही मजा ले लेंगे जिंदगी में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ठोक दीजिए, मजा आ जाएगा लाइफ में। चलो गुड डे गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। शानदार, 450 के आसपास लाइक पहुंच रहे हैं, बहुत जबरदस्त।